are shifting to percentages. तस्वीर बोर हो रही होगी तो अब वो थोड़ी ज़रा एक्टिव हो जाएगी. ओके, ये हमारे पास बेसिकली हम फ्रैक्शंस के साथ ये भी लिंक कर रहे हैं. लाइक फ्रैक्शंस, हमारे फ्रैक्शंस तीन पोर्शन में आती हैं यार, इसलिए फ्रैक्शंस, रेशियोज एंड परसेंटेजेस, ये तीनों आपस में लिंक्ड होते हैं, याद रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 1 जो पेपर 3 में जो कोर में है, ये पेपर 4 में आता है, उसमें ये जो एवरीडे मैथमेटिक्स के क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा होते हैं, और उसमें मेनली वो टारगेट रेशियोज को, परसेंटेजेस को, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स को इस तरह करता रहता है. ठीक है, तो ये बस लास्ट इसका वो है, इसके बाद इंशाल्लाह हम इंडिसेस और स्टैंडर्ड नोटेशन पे चले जाएंगे. अच्छा, जल्दी जल्दी से करते हैं. सेट दैट कन्वर्ट परसेंटेजेस टू फ्रैक्शन, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस. अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि परसेंटेजेस का जो बेसिकली फॉर्मूला होता है, बल्कि फॉर्मूला क्या, परसेंटेज, सेंट का मतलब होता है सेंट मी 100. ओके, सेंट मी 100, और इट पर मीन डिवाइडेड बाय ओ, लाइक डिवाइडेड बाय. ठीक है, सो हर चीज को आउट ऑफ 100 कितना होगा. ठीक है, इट्स बेसिकली अ फ्रैक्शन, लेकिन ऐसी फ्रैक्शन जो जिसका डिनोमिनेटर 100, उसको हम परसेंटेज. बस हर चीज को आपने किस तराजू में तोलना है, 100 के तराजू. लाइक आउट ऑफ 100 ये क्या हो. ठीक है, इसलिए हमें चीजें समझने में आसानी हो जाती है. लाइक अब कुछ मेरे पास टेस्ट हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने टेस्ट दिए, पहला टेस्ट मैथ्स का था 12 मार्क्स का, टोटल मार्क्स 12 थे, दूसरा था 20 मार्क्स का, तीसरा 13 मार्क्स का, इस तरह सो ऑन. अब 12 में से आप लोगों ने लिए हैं जी फॉर एग्जांपल 7 मार्क्स. ठीक है, तो whenever I'll quote this number to your parents or to the like the management of the school, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं ताकि हमें क्लियर कट आइडिया हो कि आउट ऑफ 100 अगर ये मार्क्स होते तो कितने होते. ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है. पर मीन डिवाइडेड बाय, सेंट मीन 100. So this is percentages linked with a fraction, but it is the very, you know, that it's a special fraction whose denominator is 100. ठीक है, याद रखिएगा. दूसरी बात, इसके साथ ये सिंबल होता है, ये परसेंटेज का सिंबल होता है, आप लोगों को पता होगा. ठीक है, सो इस सिंबल का ही मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाय 100. करेक्ट, this symbol mean divided by 100 because this symbol is linked with the percentage. परसेंटेज का क्या मतलब होगा, डिवाइडेड बाय 100. ये याद रखिएगा. अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं. अच्छा, the very first portion is percentage to fraction. Whenever we are having the percentage, we need to change it to a fractions. अब हमारे दोनों पेपर्स में कैलकुलेटर्स अलाउ होते हैं, तो हम लोग बड़ा इजीली ये काम कर सकते हैं. मैंने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है. मुझे पता है कि इस सिंबल का क्या मतलब है, 128. इसका सिंबल का क्या मतलब होगा कि बेसिकली ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/100 डिवाइडेड बाय 100 है ना, तो 1/100. या आप लिख सकते हैं 128 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि सिंबल का डिवाइडेड बाय 100 मतलब है. ये आप कैलकुलेटर में लिखें, कैलकुलेटर आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर दे देगा, दैट इज 32/25. 32/25, दिस विल बी द आंसर, क्योंकि हम लोगों ने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है. 0.5%, तो क्या होगा जी, 0.5 divided by 100. Just write 0.5 divided by 100. That will give you a 1/200. 1/200. Same is the case. 9 whole 2 by 3. So 9 whole 2 by 3 को पहले हम improper fraction में कर लेते हैं. 3 9s are 27 plus 2, 29/3. ठीक है जी, इसको क्या करना पड़ेगा, divided by 100. ये चीज आप कैलकुलेटर में लिखें. So 29 divided by 3, or if further divided by 100. So I got like 29/300. This will be the answers. जी, any problem with anyone? किसी को कोई मसला हो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का? सिर्फ ये याद रखना है कि परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100. याद रखिए. ठीक है जी. Okay. Now, if I need to convert any fraction to percentage,
किसी भी फ्रैक्शन को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो याद रखिएगा उल्टा निजाम होगा, मल्टीप्लाई बाय 100। ये चीजें याद रखने वाली है। जब भी देखें, जब आपको परसेंटेज का साइन नजर आ रहा है और वो कहीं फ्रैक्शन में करना है तो आपको पता है कि परसेंट को डिवाइडेड बाय 100 करना है। जब आपके पास फ्रैक्शन हो और वो कहे आप परसेंटेज में चेंज करें तो आपने क्या करना है, आपने इसको मल्टीप्लाई बाय 100% से करना है, बस वो परसेंटेज में चेंज करते हैं। सो 17 divided by 20 multiply by 100 you will get 85%। अब आपको आंसर परसेंट में देना, 25/5 multiply by 100%, so 23/5 times 100%, that is 460%। ठीक है जी, ये आपके पास आंसर है। तो इस स्लाइड का क्या हम लोग अगर थोड़ा सा रीकैप करें, अगर परसेंटेज टू फ्रैक्शन जाना है तो डिवाइडेड बाय 100 करना होगा, और अगर फ्रैक्शन टू परसेंटेज जाना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करना होगा। एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? ओके, अच्छा सॉरी, ये फ्रैक्शन ही है, डेसिमल, डेसिमल। अच्छा, अब एक साथ और चीज नहीं हो रही है, कोई इसमें मसला नहीं है, जल्दी जल्दी से हम करेंगे। परसेंटेजेस टू डेसिमल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है वही परसेंटेज को डिवाइडेड बाय 100 करना होता है, और अब आपने कैलकुलेटर में एक बटन और प्रेस कर देना है जो वो एस और डी वाला है ताकि वो डेसिमल में कन्वर्ट करे। सो 1.28, 1.28, दिस विल बी द आंसर। कैलकुलेटर सारे पास रखें ताकि आप लोगों को पता हो कि क्या करना है। क्या बनेगा जी, 1/200। इसको अगर डेसिमल में करूँ तो अब मैं इसको कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर स्टैंडर्ड नोटेशन में आ रहा है। स्टैंडर्ड नोटेशन का आपको पता तो होगा ही, सिर्फ 2 डेसिमल पीछे मूव कर दिया करें, 0.005, ये आंसर। ठीक है, 27/3, 27/3 कितना बन रहा था ये, 27 ही था नहीं, 29/3 था। पीछे गलत तो नहीं कर दिया, नहीं 29/300 divided by 100, so it's 0.096, 0.09666 है तो मैं 7, this will be the answer। इनको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, so it would be 76%, it would be 278.9%। ठीक है, कि आप कैलकुलेटर में मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, यू विल गेट द आंसर। जिसको नहीं समझ आ रही, हालांकि डेसिमल्स इज लाइक वेरी सिंपल, वी जस्ट नीड टू मूव वन डेसिमल टू डेसिमल अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं कभी भी आप किसी चीज को 100 से तो 2 डेसिमल टू द राइट मूव होते हैं, डिवाइड करते हैं 100 से तो 2 डेसिमल्स टू द लेफ्ट मूव होते हैं। और अगर किसी चीज बंदे को ये इसमें कंफ्यूजन हो तो यू कैन यूज कैलकुलेटर, नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके, शिफ्टिंग टू द फॉर्मूला। अच्छा, अब आते हैं हम उस चीज पे कि परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। किसी भी चीज को एज अ परसेंट किसी भी चीज में लिखना, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं। तो याद रखिएगा, परसेंटेज का फॉर्मूला होता है जो भी आपके पास वैल्यू है, दैट वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू। ओके, वैल्यू डिवाइडेड बाय द टोटल वैल्यू टाइम्स 100%। लाइक अगर किसी भी आपके पास मार्क्स आए हैं, सो आपने मार्क्स को कैलकुलेट करना है, मतलब मार्क्स की परसेंटेज निकालनी है, तो व्हाटएवर यू ऑब्टेन्ड द मार्क्स वो ऊपर आएगा, डिवाइडेड बाय द टोटल मार्क्स वो नीचे आएगा, मल्टीप्लाई बाय 100%। ठीक है, ये पास पेपर का क्वेश्चन है, ये आपको बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन यहाँ दे देगा। देखिए, फ्लो मेक्स 84 केक्स, टोटल बेक केक्स उसने कितने बनाए, 84। शी सेल्स 35 ऑफ दीज केक्स, 35 केक्स उसने बेच दिए। Calculate the percentage of the cakes that she sells. क्या परसेंटेज थी उसके केक्स की जो उसने बेच दी। ओके, आई विल यूज द सेम फॉर्मूला। सो परसेंटेज, मैं सिर्फ इसको लिखना नहीं चाह रहा, मैंने सिंबल डाल दिया। परसेंटेज इज इक्वल टू वैल्यू ओवर टोटल वैल्यू। सो कितने केक उसने बेचे वो टारगेट हो रहा है, 35। टोटल कितने केक थे उसके पास, 84 टाइम्स 100%। ठीक है जी, सो 35 over 84 times 100,
that is 41.67. So you will write 41.67%. जी किसी को कोई मसला? इस क्वेश्चन ने थोड़ी एक्सप्लेनेशन इजी कर दी है. ओके अच्छा आप देखें एक्सप्रेसिंग वन क्वांटिटी इज अ परसेंटेज ऑफ, ये उसी क्वेश्चन मतलब फर्दर वही हमारा कॉन्सेप्ट चल रहा है. Question when there are 45 male teachers and 75 female teachers in a school. Find the percentage of male teachers and female teachers. Okay, first part of it. Find the percentage of male teachers. Okay, जी percentage of male teachers. कितने male teachers in a school? 45. Total कितने teachers in school में? So males and females 45 plus 75. क्या बनेगा जी 45 plus 75 120 times 100%. So you'll get the answer in percent. So 45 divided by 120 multiplied by 100, you will get 37.5. 37.5%. This will be your answer. अच्छा percentages of female student. तस्वीया will help us. तस्वीया मेरी आवाज आ रही है, जल्दी से बताओगे. जी सर. जी क्या लिखूं फीमेल के लिए? 75. Yeah, very good. 120 excellent. multiply by 100 100%. और परसेंट. ठीक है, ये परसेंट बस सिंबल वैसे ही साथ रहता है. ठीक है, इसमें ना कंफ्यूज हो जाना कि ये तो सर ने कहा था डिवाइडेड बाय 100 करना है, पता नहीं यहाँ पे आपको छोड़ कर आखिर में आंसर आपका परसेंट में आता है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ. ओके 75 डिवाइडेड बाय 120 टाइम्स 100 62.5. ठीक है, तो 62.5%. दिस विल बी योर आंसर. फीमेल की परसेंटेज इतनी होगी और मेल की परसेंटेज. अच्छा आप जरा गौर करें, आउट ऑफ 100 है ना ये चीजें. एक स्कूल में मेल और फीमेल टीचर्स का उन्होंने कंपैरिजन दिया है, तो दो क्वांटिटीज हैं. अगर आप गौर करें, जितने भी मेल की परसेंटेज है प्लस फीमेल की परसेंटेज है, अगर मैं वो करूं तो मेरे पास आंसर क्या आएगा? देखिए मेल परसेंटेज थे 37.5, फीमेल क्या थे 62.5. तो आंसर क्या आएगा? 100%. ठीक है, ये भी याद रखना. Like sum of all of the percentages is always equals to 100%. Sum of all percentages is equals to 100%. So अगर फॉर एग्जाम्पल दो ही क्वांटिटीज हैं और एक मेरी पास क्वांटिटी आ गई 37.5, दूसरी क्वांटिटी मैंने निकालनी है. ठीक है, एक थी 37.5, दूसरी को मैं x सपोज कर लेता हूँ. फॉर्मूला ये था x will be equals to 100 minus 37.5. इस तरीके से भी मैं निकाल सकता. थोड़ा सा मैं आपको साइड पे लेके जा रही हूँ, प्रोबेबिलिटी में हेल्प आउट करेगा. अच्छा एक तो तरीकाकार ये था कि मेरे पास दो क्वांटिटीज हों. याद रखिएगा ये तब एप्लीकेबल है whenever you're having see sum of all the percentages. Sometimes the things are splitted into 3 things, 4 things, 5 things. इन इस क्वेश्चन में दो चीजों पे स्प्लिट हुआ है, टोटल की टोटल स्ट्रेंथ. उसने कहा जी कि स्कूल के अंदर मेल और फीमेल टीचर्स ही हैं, तो हमारे पास दो चीजों पे स्प्लिट हुई है डेटा. उस तरीके से मैं आपको याद थोड़ा सा बता रहा हूँ कि अगर ऐसी कोई बात हो तो आप ये वाली भी चीज यूज कर सकते. बट नो प्रॉब्लम if you go with this method. Both of the methods are 100% correct. बट अगर वो कहता है कि 45 आई मीन लाइक ग्लासेस वाले स्टूडेंट हैं, 75 विदाउट ग्लासेस हैं और 25 जो हैं वो दे आर विद द ब्लू ग्लासेस और 30 जो हैं वो रेड ग्लासेस वाले हैं, तो वो फिर 4 डिस्ट्रीब्यूशंस हो गई. ठीक है, मतलब things are distributed in 4 further types. फिर हमने टोटल परसेंटेज वो देखनी होती है. खैर इस लिए जहां जहां ये एप्लीकेबल हो रहा होगा मैं आपको बताऊंगा क्या है. फिलहाल यहाँ पे दो क्वांटिटीज थी तो एप्लीकेबल इस तरीके से हो रहा है. ओके, आई एम गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आगे जल्दी जल्दी से हम लोग करते हैं.
For each of the following quantities, express the first quantity as a percentage of another. Okay, पहली quantity को as a percentage of other कर. So as a percentage means कि ये चीज जो दूसरी quantity है वो नीचे जाए. Express the first quantity. The first quantity will be on the top. The second quantity will be on the bottom, and you need to multiply with 100%. Got it? ये सारा काम करना. Okay. So the first question is 25 seconds to 3.5 minutes. Again, ratio, fraction जब भी हम कर रहे होते हैं, units must be same. याद रखिएगा. So 3.5 minutes को हम कर लेते हैं seconds में. तो क्या करना होता है? Times 60. So 3.5 times 60. That would be 210. So this 3.5 minutes is this much seconds. Okay. Now, क्या करना था? First quantity on the top, second quantity on the bottom, and we need to multiply with 100%. So 25 divided by 210 multiply by 100. So you'll get 11.9. 11.9%. This will be your answer. ठीक है, तो ये भरे हुए क्वेश्चन एक्सप्रेस दिस एज अ परसेंटेज ऑफ दिस. ठीक है, तो उसमें भी कंफ्यूज ना होना. एज अ परसेंटेज मीन वो चीज नीचे आ जाए. अच्छा, अब नेक्स्ट तरह देखते हैं. सेकंड पार्ट, 1 year to 4 months. ओके, बड़ी क्वांटिटी ईयर वाली है तो इसको मंथ्स में कन्वर्ट कर लेते हैं. एक साल में 12 महीने होते हैं. ठीक है जी. सो 12 divided by 4 times 100%. ठीक है जी. So 12 divided by 4 times 100%, that would be 3. ठीक है. Same is the case with both of these questions as well. I'm not doing that. ये इजीली आप लोगों ने कर लेना, बस मैंने आपको दिया. अच्छा, ये जो हमारे पास है इस तरह का पास्ट पेपर का क्वेश्चन आता है. देखिए, he said express 17 as a percentage of 63. So what you need to do, 17 over 63 times 100%. That's it. This will be the answer. ठीक है जी. Okay. There are 600 pages in a novel. Rui Fang reads 150 pages of the novel on Friday. Okay. Friday वाले दिन उसने 150 pages पढ़ लिए. 40% of the remaining pages on Sunday. Okay. Saturday उसने हमारी छुट्टी. और 40% जो remaining pages रह गए थे, 150 उसने पढ़े थे, तो remaining pages जितने भी 600 से माइनस करें, उस remaining pages का 40% हम उसने संडे को पढ़ा. Express the number of pages that remains to be read. अब जो फ्राइडे को भी संडे को जो उसने पढ़ लिया है, उसके बाद जो चीज रह गई, जितने पेजेस रह गए, उसको हमने टॉप पे लिखना है एज अ परसेंटेज ऑफ द टोटल पेजेस. सो टोटल पेजेस बॉटम में 600 आ जाएगा टाइम्स 100%. ओके, मैं क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करता हूँ. फ्राइडे वाले दिन उसने कितने पेजेस पढ़े? 150. अच्छा, ये सारा कुछ पढ़ के, फ्राइडे वाले दिन पढ़ के रिमेनिंग पेजेस कितने रह गए? अगर 150 पेजेस उसने 600 की बुक से पढ़ लिया है, तो रिमेनिंग विल बी 600 माइनस 150. यही होगा ना, सिंपल. सो इट वुड बी 450. 450 पेजेस रह गए. अब उसने कहा जी कि 40% ऑफ द रिमेनिंग पेजेस. ओके, संडे वाले दिन उसने कितने पेजेस पढ़े वो मैं निकालूंगा. तो कितने पढ़े? 40% ऑफ द रिमेनिंग पेजेस. 40% ऑफ 450. ये वाला कॉन्सेप्ट यार, ये थोड़ा एडवांस में आ गया. इसको चलो मैं भी सॉल्व करूं. ये आगे 2-3 स्लाइड्स हैं जिसमें ये कॉन्सेप्ट सारा एक्सप्लेनेशन है कि फाइंड द परसेंटेज 40% ऑफ दिस वन. वो मैं आपको वहां एक्सप्लेन करता हूं. अभी फिलहाल आप देखें 40% ऑफ 450, तो ये कितना बनेगा? 40 divided by 100 multiply by 450, that would be 180. अभी जरा एज अ परसेंटेज वाली चीज क्लियर कर. अच्छा जी, फ्राइडे को उसने 150 पेजेस पढ़ लिए, संडे को उसने 180 पढ़ लिए. टोटल कितने रिमेनिंग रह गए?
600 में से 150 माइनस करने पड़ेंगे और 180 माइनस करने पड़ेंगे। सो टोटल रिमेनिंग पेजेस हमें पता चलता है 600 माइनस 150 माइनस 180 270। ओके, अरफा विल टेल अस। अरफा, मुझे ये जो लास्ट वाली स्टेटमेंट है ये मुझे जरा परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताएं। व्हाट आई नीड टू राइट ऑन द टॉप, न्यूमरेटर में क्या लिखना है, डिनोमिनेटर में क्या लिखना है और फिर क्या करना 270 over 600 है? 270 over 600, into 100. वेरी गुड, into 100। देखिए, express the number of pages that remains to read. Remains to read is 270 as a percentage of total number of pages. Total number of pages ये थे times 100%. So 270 divided by 600 multiplied by 100, that is 45%. इसका मतलब है 45% अभी किताब रहती है रीड करने के लिए। ठीक है, किसी को कोई मसला परेशानी हो तो बताइए। अच्छा, ये जो मैं कह रहा था ना कॉन्सेप्ट संडे वाला 40%, ये इंशाल्लाह अभी अगली स्लाइड्स में आएगा। ये आ गया बिल्कुल, इसको मैं आपको बताता हूँ। ये थोड़ा सा जरा एडवांस में क्वेश्चन, ये थोड़ा इस स्लाइड के बाद होना चाहिए। मैं इसकी सेटिंग आज कर दूँ ताकि पहले वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए फिर ये वाला आए। ओके, तो जरा यार लाइट सा कलर लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, he said 20% ऑफ $13.25। ऑफ का मतलब हमने फ्रैक्शन में पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो मैं ए पार्ट यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 20% का क्या मतलब है, 20 over 100, परसेंट डिवाइडेड बाय 100 होता है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन 13। ये आपने कैलकुलेटर में लिखना है, यू विल गेट आंसर। ठीक है, सो 20 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स 13.25, दैट इज 2.65। 2.65 आंसर होगा। ये परसेंटेज में आंसर नहीं देना, हमने 13.25 का 20% निकाला। ठीक है, बी पार्ट पे आते हैं। तो दिस परसेंटेज ऑफ दिस वन, ओके, सो इसको इम्प्रॉपर में पहले चेंज कर लेते हैं। 4 टाइम्स 15 और फिर जो आंसर आएगा उसे प्लस करने के तरीके से। सो 4 टाइम्स 15 प्लस 3, 63 over 4, 63 over 4%। परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, so it would be 63 5 to make out 63 over 400। ठीक है, ये पूरी की पूरी परसेंटेज सॉल्व होगी। टाइम्स, ऑफ का मतलब टाइम्स 640, ये आपके पास आ जाएगा 63 divided by 400 times 640, 100 in 100.8। ये परसेंटेज में नहीं है, याद रखिएगा, स्ट्रेट अवे आंसर। ठीक है, आई होप थिंग्स आर क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनमें। ओके, नाउ Rita, you listening me? Yes, sir. Rita, ये वाला जल्दी से क्वेश्चन मुझे बताओ। 25 100% of 4.6 क्या लिखूं? Sir, पहले हम 30/100 into 120 लिखेंगे। कौन सा क्वेश्चन करवा रही हो? मैं ये वाला क्वेश्चन कह रहा हूँ, ये वाला 120 कार्स वाला। अच्छा नहीं, ये ये वाला। अच्छा। Sir, 2500 divided by 100 Very good. Then into 4.6. yeah, that's it. This will be the answer. ठीक है, okay, there are 120 cars in a multi-story car park. Given that 30% of them are blue, find the number of cars which are not blue. Okay, ये मैं वही जो तरीका कार मैंने पहले भी किया, मैं आपको भी बताता हूँ। उसने कहा जी टोटल कार्स कितनी थी 120, उनमें से 30% ब्लू है। तो हमने बताना है वो वाली कार्स जो ब्लू ना हो। ओके, हम पहले वो निकालते हैं जो ब्लू हैं। कितने परसेंट ऑफ कार्स हैं? 30% ऑफ टोटल कार्स। सर हम डायरेक्टली 70% ना निकाल लें। बिल्कुल बिल्कुल,
मैं उस पॉइंट पे भी आऊंगा, लेकिन सारा कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है सारा। यू आर 100% राइट। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं उस तरीके से भी करूँ। पीछे मैंने वो एक्सप्लेन किया ना, लेकिन अभी मैं डायरेक्ट करता तो क्या पता यहाँ पे कुछ बच्चे में कंफ्यूजन होता। 30% ऑफ द टोटल कार्स विल बी, टोटल कार्स कितने, 120, ठीक है। तो इसको फर्दर अगर मैं सॉल्व करूँ तो 30 ओवर 100 टाइम्स 120, सो कितना हो जाएगा, 3 2 is 6 and 36 कार हैं जो ब्लू है। नॉट ब्लू कितने होंगे, टोटल कार में से 36 माइनस कर लें तो वो नॉट ब्लू हो जाएगी, ठीक है। सो 120 माइनस 36, 84, दिस इज द आंसर, 84 कार्स। अच्छा, अब वो जो मेथड मैंने हाईलाइट किया था पीछे, ये वाला सम ऑफ ऑल परसेंटेजेस इज इक्वल्स टू 100%, ये जरा रिकॉल करेंगे आप, ठीक है। थोड़ा सा इसे रेज करता हूँ ऊपर से जो हमारा स्टफ लिखा हुआ है, ताकि हमारे पास जगह हो, हम इजीली सॉल्व कर सकें। अब ये वाला मेथड करें जो ज़ारा ने भी हमें थोड़ा सा को बताया है, लेकिन इससे अगर डायरेक्ट उससे कर ले तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ओके जी, आई एम राइटिंग द फॉर्मूला अगेन, सम ऑफ all percentages must be equals to 100%, ठीक है जी। ओके, मेरे पास क्या कैटेगरीज है, ब्लू कार्स एंड नॉट ब्लू कार्स। ये मैं बहुत एक्सप्लेनेशन से बता रहा हूँ, ये आपने पेपर में इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी, ये सिर्फ इसलिए मैं बता रहा था यहाँ पे ताकि आपको सारी चीजें 100% क्लियर हो। ओके, आई एम फाइंडिंग आउट द नॉट ब्लू कार परसेंटेज। सो अगर ब्लू कार की 30 है तो नॉट ब्लू की कितनी होगी, 100 माइनस 30 विच इज 70%। अगर 100 में से 30 कार्स ब्लू हैं तो 70 कार्स नॉट ब्लू होंगी। तो परसेंटेज में अगर कहें तो 70% ऑफ द कार्स आर नॉट ब्लू। सो इसको हम डायरेक्टली कर सकते हैं, 70% नॉट ब्लू कार्स निकालनी है ना, 70% ऑफ टोटल कितनी है, 120। अब ये हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सो 70 ओवर 100 times 120, that is 84. It's the same answer which we got here. See, 84 and 84. दोनों मेथड्स में से आपको जो भी इजी लगता है आपको पिक करना, ठीक है। बट एज एन IGCSE स्टूडेंट और जिसके पास कम टाइम होता है, जो ज़ारा ने पिक किया, जिसने उसने कहा कि सर 70% सीधा सीधा मल्टीप्लाई कराएं 120 से, यू विल गेट द आंसर। दिस इज द परफेक्ट वे, ओके, दिस इज द परफेक्ट वे। You need to think like this. If you're having 30% blue cars, 70% are not blue. Okay, 70% multiplied by 120, you will get the answer. ठीक है, बट इससे ये मतलब नहीं है कि कोई बच्चा अगर इतना शार्प नहीं है या कोई प्रॉब्लम है उसके साथ या कोई और बात है, उसे क्वेश्चन ही सही तरह नहीं समझ आ रहा, तो वो मतलब वो कहे जी मैं इतना क्यों नहीं सोच सक रहा, ऐसी बात नहीं। ठीक है, आपके पास प्रॉपर मेथड्स हैं, सारी तरीकेकार हैं, आप स्टेप बाय स्टेप भी चलें तो यू विल गेट द आंसर। और कोई इतना खास मसला नहीं होता कि यार ये आंसर गलत हो गया या टाइम ज़ाया हो गया, इतना टाइम की लेवरेज होती है कि हम लोग थोड़े से स्टेप से करके चले, ठीक है। ओके, a ski lift when full takes 4,000 passengers per hour. This lift works for 10 hours a day. One day this lift is 90% full for 3 hours and 75% full for 7 hours. Work out the number. Okay जी, एक स्की लिफ्ट है जो अगर फुल हो तो 4,000 पैसेंजर 1 घंटे के अंदर लेके जाती है, ठीक है। दिस लिफ्ट वर्क फॉर 10 आवर्स अ डे, यूजुअली वो 10 आवर अ डे काम करती है। वन डे दिस लिफ्ट इज 90% फुल फॉर 3 आवर्स। ओके, अगर 90% 3 घंटे फुल हुई है तो कितने पैसेंजर्स वो लेके गई होगी, पहले इस चीज को देख लेते हैं। 90% फुल, तो इसका मतलब है कि 90% 100% पे वो 4,000 लेके जाती है, तो 90% 4,000 का कितना होगा, 90%, मैं ये चीज निकाल रहा हूँ कि अगर 90% फुल है तो पैसेंजर्स कितने होंगे, 90 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स 4,000, दैट वुड बी 3,600।
मतलब 90% फुल पे 3600 पैसेंजर्स लेके जाएंगे, ठीक है, 1 घंटे के अंदर। और वो कितने घंटे से 90% फुल पे काम किया है? 3 घंटे। तो 3 घंटे में कितने पैसेंजर्स हो जाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 3। So 3600 times 3, that is 10,800. ठीक है जी, ये 90% फुल पे 3 घंटे का काम किया तो उसने इतने पैसेंजर्स लेके। ओके, 75% फुल फॉर 7 hours। ओके, वही सारा काम करेंगे 75% ऑफ 4000 और फिर उसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। डूइंग इट डायरेक्टली, मल्टीप्लाई बाय 4000, 3000। 1 घंटे के अंदर अगर 75% फुल हो तो 3000 पैसेंजर लेकर जाएगी। 7 घंटे काम करेगी तो मल्टीप्लाई बाय 7 कर देना। करेक्ट। अब टोटल पैसेंजर जो उसने ये पूरा काम किया है उसमें उसने ये काम किया है 90% इस पे और 75%। वर्क आउट द नंबर ऑफ पैसेंजर हु टेक द लिफ्ट दैट डे। जी, 90% इतने ने ली और ये इतने ने ली, तो टोटल पैसेंजर्स निकालने हैं यार, कोई मसला ही नहीं। So 10,800 plus 21,000 कितना होगा जी? 10,800 plus 21,000, 31,800. This is your answer. Shade 15% of this grid. अब हमें कितना किस तरह पता चलेगा कि कितने बॉक्सेस को शेड करना है? तो अगर हमें टोटल स्मॉल बॉक्सेस का पता चल जाए तो वी कैन शेड, वी कैन फाइंड आउट द 15% ऑफ इट। ठीक है, सो इसको एक देख लें कि एक कॉलम में 4 स्मॉल बॉक्सेस, तो कितने कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। So we're having 10 columns, उसमें 4 small boxes हैं, तो 10 times 4 करूँगा तो I will get 40, which are the total boxes। ठीक है, the total small boxes। Okay, now I need to shade 15% of this grid। So 40% का 15% निकाल, 40 का 15%, so 15 over 100 times 40, ये मेरे पास आ जाएगा 1.5 times 4, I think it's, yeah, it's 6। ठीक है, तो आंसर आ रहा है 6। It means that I need to shade 6 small boxes। ठीक है, I need to shade 6 small boxes। ये 15%। Got it? आसान सा क्वेश्चन है। You just have to count the total small boxes and then you need to multiply it with 15%। 15%, basically you need to take out the 15% of the total and you will get the answer। So these are the small boxes which you need to shade। ठीक है, okay, find the percentage of the rectangle that is not shaded। Now we need to take out the percentage of the rectangle that is not shaded। Okay, so not shaded कितने जी? 1 2 3, so 3 out of कितने total boxes हैं? 1 2 3 4 8 बन रहे हैं। अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 3 out of 8 is not shaded, so I need to find out the percentage। तो इसको क्या करना पड़ेगा? 100% से मल्टीप्लाई। I find out the fraction, और हम लोगों ने कल किया था कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में करना हो तो मल्टीप्लाई बाय 100% करते हैं। So 3 over 8 times 100, that is 37.5। ठीक है जी, 37.5%। Any problem with anyone? फ्रैक्शन में निकालने और उसके बाद कन्वर्जन इजीली हो जाएगी। फाइंड द परसेंटेज ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज नॉट शेडेड, दैट इज 37.5%। ठीक है,
Okay. The 15 woodwind instruments are oboes, flutes, and clarinets. 20% of these instruments are oboes. There are twice as many flutes as clarinets. Okay. Find the number of flutes. Okay. इसमें उसने अलजेब्रा थोड़ा इन्वॉल्व कर दिया. There are twice as many flutes as clarinets. और oboes हमें दे दिया जी 20% of the instruments are oboes. Okay. So क्या किया जाए जी? फ्लूट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ओबोस का तो हमें पता चल जाएगा, तो पीछे हमारे पास रह जाएगा. ओके, सबसे पहले हम 20% फाइंड कर लेते हैं. हम देखते हैं कि ओबोस कितने. सो 20% ऑफ द टोटल अमाउंट विच इज 15. सो 0.2 times 15 which is 3. It means that 3 जो है वो oboes है. Correct? So we got the values of oboes, that is 3. So पीछे remaining कितने रह गए? 15 minus 3, that is 12. अच्छा, आप जरा देखिएगा. There are twice as many flutes as clarinets. क्या मतलब है इसका? There are twice as many flutes as clarinets. Clarinets जितने हैं उससे डबल फ्लूट्स होंगे. यही बात है, मैं सही बोल रहा हूँ? There are twice as many flutes as clarinets. जितने clarinets हैं उसका डबल क्या होगा? फ्लूट. तो अब इसको अगर मैं इस तरीके से डिवाइड करूं तो क्या होगा? मींस 2:1 पे डिवाइड करना है. Twice as many flutes as clarinets. एक अगर clarinets होगा तो flutes कितने होंगे? 2. ऑलराइट, तो मुझे flutes चाहिए, तो क्या करूंगा? 2/3 times 12. That would be 3 ones are 3 and 3 fours are 12. So 2 fours are 8. So flutes आ जाएंगे हमारे पास 8. ये हम लोगों ने निकाला. Find the number of flutes. समझ आई है बात? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए, मैंने 20% ओबोस थे वो निकाल दिए. 20% ऑफ द टोटल इंस्ट्रूमेंट्स. सो 20% ऑफ द टोटल इंस्ट्रूमेंट्स वुडविंड इंस्ट्रूमेंट्स थे 15. मुझे पता चल गया ओबोस 3 है. ओके, मैंने देख लिया कि ओबोस को मैं निकाल देता हूँ. ठीक है, ओबोस को अगर टोटल से निकाला तो 12 रह गए. अब बेसिकली 12 में फ्लूट से और क्लैरिनेट से, बस और कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं. अब अगर मैं इनकी रेशियो बनाना चाहूँ, उससे रेशियो मुझे खुद बता दी. देयर आर ट्वाइस एज मेनी फ्लूट्स एज क्लैरिनेट्स. जितना अगर एक क्लैरिनेट है तो डबल होंगे फ्लूट. ठीक है, सो इनकी रेशियो कैसे बन सकती है? अगर मैं फ्लूट्स रेशियो क्लैरिनेट्स करूँ तो फ्लूट्स 2 होंगे तो क्लैरिनेट क्या होगा? 1 होगा. अब मैंने रेशियो वाला तरीका यूज करके टोटल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. आई विल गेट द आंसर एज 8. दिस इज द नंबर ऑफ फ्लूट्स हियर. एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? Okay, good. Now, 1 month, Gretel spent a total of $360 on presents. She spent 1/5 of his total on presents for her parents. 2/3 उसने spend किया जी friends के लिए. And she spent the rest of the money for her sister. अच्छा जी. अब calculate the percentage of 360 that she spent on presents for her sister. ओके, हम लोग निकाल लेते हैं कि कितना बेसिकली शी स्पेंड्स. ओके, हम लोगों को अगर परसेंटेज फाइंड आउट करनी है इस चीज में, देखिए, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ 360 दैट शी स्पेंड ऑन प्रेजेंट्स फॉर हर सिस्टर. सो जो अमाउंट उसने सिस्टर पे स्पेंड की है, अमाउंट शी स्पेंड ऑन सिस्टर, बस मैं लिख रहा हूँ अमाउंट सिस्टर. ठीक है, जो उसने सिस्टर पे अमाउंट, मैं पहले फॉर्मूला यहाँ पे क्लियर कर. टोटल अमाउंट, सो टोटल उसके पास कितने पैसे थे? 360. तो I'm writing 360 times 100%. करेक्ट? अच्छा, अब इस ये मेरा आंसर आ जाएगा. अगर मेरे पास ये सारी चीजें मौजूद हैं, I'll get the answer.
क्या चीज नहीं है मौजूद? अमाउंट ऑफ सिस्टर, करेक्ट? सो आई नीड टू फाइंड आउट कि कितनी अमाउंट सिस्टर के प्रेजेंट पे लेनी। ओके, शी स्पेंड 1/5 of this total on presents for her parents. Parents पे निकाल लेता हूँ कितने पैसे लगे। 1/5 of 360. Of means multiplication. So 1/5 of 360 is 360 over 5. That's 72. $72 उसने खर्च किए पेरेंट्स पे. She spent 2/3 of the remaining money. Remaining money. Okay. So for remaining amount, 316 से 72 माइनस कर देते हैं क्योंकि पेरेंट्स पे तो लग चुके हैं 72. 288. Remaining amount is 288. Now she spent 2/3 of the remaining amount on presents for her friends. Okay, friends के खर्चा जरा निकालते हैं. 2/3 times 288. Correct? ये आ जाएगा हमारे पास कौन सी मान? 2/3 multiplied by 288. That is 192. So she spends $192 on her friends. अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ दो चीजें, जरा देखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है. पेरेंट्स की अमाउंट हमारे पास आ गई 72, फ्रेंड्स की अमाउंट हमारे पास आ गई दैट इज 190. ठीक है, अब हमने क्या करना है? वी नीड टू फाइंड आउट कि उसने सिस्टर पे कितना खर्च किया होगा. तो बड़ा इजी है. टोटल उसके पास थे 360, जिसमें से उसने 72 पेरेंट्स पे खर्च किए, 192 उसने फ्रेंड्स पे खर्च किए, और लास्ट सिस्टर का रह गया उसका. तो जो अमाउंट बचेगी वो सिस्टर की होगी. सो अमाउंट ऑफ सिस्टर्स. So 316 minus 72 minus 192, that is 96. Now this 96 is again very important because ये यहाँ पर आएगा जो हमारा main formula. ठीक है? So percentage on sisters, amount she spent on sister, that is 96 divided by 360 times 100%. So 96 divided by 360 multiplied by 100. That is 26.67. So this is the percentage and this is the answer. Any problem with anyone? कोई प्रॉब्लम, कोई इशू हो तो बताएं. ओके, अच्छा, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्वांटिटीज बाय परसेंटेजेस. अब वो मैं कहेगा कि इंक्रीज अ सर्टेन अमाउंट बाय 10%, बाय 20%, बाय 30%. उसको क्या कहते हैं? देखिए क्वेश्चन जरा यहाँ देखिए. इंक्रीज 56, सबसे पहले उसने कहा है बाय 10%. ठीक है, इंक्रीज 56 बाय 10%. दो मैथड्स हैं, दोनों आपके जहन में बहुत क्लियर होने चाहिए. एक तो मैथड नंबर 1, ठीक है, सबसे पहले वो देख लेते हैं. आप ऐसा करें कि 10% निकाल लें. 10% ऑफ 56 वो क्या होगा? सो ये आप लिखेंगे 10 over 100, 10 divided by 100 times 56, you will get 5.6. अब मैंने इंक्रीज करना है 56 को बाय 10%, तो 10% अमाउंट बन रही है 56. इंक्रीजिंग का मतलब है आई नीड टू ऐड देम. सो 56 plus 5.6 will give me the answer, that is 61.6, I think so, अगर मैं गलत नहीं हूँ. अगर मैं 56 को इंक्रीज करूं 10% से तो आंसर क्या आएगा? 61.6. ठीक है, अब इसका मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड 2 ये है कि वो कह रहे हैं इंक्रीज 56 बाय 10%. हम क्या करते हैं कि हम ओवरऑल परसेंटेज निकाल लेते हैं. इंक्रीज करने 10%, जरा गौर कीजिएगा. जो जनरल हमारे पास ओरिजिनल परसेंटेज होती है वो क्या होती है? ओरिजिनल परसेंटेज दैट इज 100%.
अब 100% को कितना इंक्रीज करना है? 10%। मींस जो मेरे पास क्वांटिटी है उसे 10% इंक्रीज करना है, तो परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 100% plus 10%. Now it is 110%. Okay. Now, which quantity I need to increase by 110%? That is 56. So 110% of 56. ये आप जब कैलकुलेटर से निकालेंगे, means you need to write this thing in calculators. You will get 61.6 as an answer. ठीक है? These are the two methods. ये मैंने बहुत elaborately यहाँ steps लिखे हैं. जब भी वो आपको कहेगा increase by this percent, तो आप लोगों ने सीधा सीधा 100 में वो परसेंट ऐड कर देना. ठीक है? ऐड करके टोटल अमाउंट से उसको मल्टीप्लाई करवा देना. टोटल अमाउंट से उसे मल्टीप्लाई करवा देखें. लाइक दिस 15%. अब मैंने इंक्रीज करना है 56 को 15% से, तो कितनी परसेंट से मल्टीप्लाई करवाऊंगा? 115%. मींस मुझे सिर्फ ये निकालना ऑफ 56. 115% ऑफ 56. नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा 4% से इंक्रीज कराना है, तो 100 + 4 क्या होता है? 104% ऑफ 56. बस दैट्स इट. जब वो इंक्रीज करना चाहे कि इंक्रीज दिस अमाउंट बाय दिस परसेंट, आपने 100 में उस परसेंट को ऐड कर देना है, और फिर ये ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन. ये सारी यहाँ स्टेप्स लिखे हुए हैं ऑफ के जो डेफिनेशंस कर रहे हैं. ठीक है जी, क्लैरिटी हुई है सारों को इंक्रीजिंग के लिए? अब देखिए डिक्रीजिंग की बात आ जाए. डिक्रीज का मतलब होता है माइनस करना. तो हम अगर मेथड नंबर 2 से जाएं, अब वो कह रहे हैं डिक्रीज 36.2 बाय 90%. अब डिक्रीज कह दिया, इंक्रीज में हम ऐड कर रहे थे 100 में, डिक्रीज में हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे. तो क्या परसेंटेज बनेगी? 100% minus 90%. That will give us 10%. So 10% अब आपने निकालना है 36.2 का. आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाए. ठीक है? डी पार्ट में देखें, परसेंट सिर्फ निकालते हैं. क्या होगा? 100% minus 35.4%. इतना आना चाहिए. कैलकुलेटर से आप इजीली कर सकते हैं. 100 minus 35.4, that will give you 64.6. Means 64.6 अब आपने निकालना है 36.2 का. Of 36 point, you will get the answer. 0.3, same, you need to subtract 100 minus 0.3. You will get 99.7 of percent of 36 point. Answer आ जाए. Okay, 100% क्या होगा? 100 minus 100, which is 0. So 0% of 36 point, that is 0. ठीक है? इसको आप डेसिमल में चेंज कर लें, you will get 0.5%. डिक्रीज करना है तो 100 minus 0.5, that will give 99.5% of 36 point. You will get this. Any problem with anyone? Okay, good. अच्छा, अब आते हैं जरा ये जो एप्लीकेशंस पे आती हैं, जो ये इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, जरा गौर कीजिएगा. 12% sale tax is applied to all item of clothing sold in a certain shop. If a t-shirt is advertised for $12 before tax, what will be the cost of the t-shirt once tax is added? Okay, the shop is like selling the clothes, but government just imposed the tax. 12% sales tax you should apply. Okay, अब उसने चीज जो खरीदी, what he buy, it's like $12 जो शॉपकीपर है उससे पड़ी.
अब डेफिनेटली वो इस पे सेल करना चाह रहे हैं $12 पे। अब जब इसे सेल करनी है तो सेल टैक्स इंक्लूड करना पड़ेगा। हमने क्या करना है कि हमने बताना है कि वंस द सेल टैक्स इज एडेड व्हाट विल बी द अमाउंट, मतलब कस्टमर को क्या प्राइस पड़ेगी। तो क्या करेंगे, 12% इंक्रीज करना है अमाउंट में, यही बात है ना, सेल टैक्स लगाना है। तो क्या होगा 100% प्लस 12%, that will give us 112%. What will be our next step? 112% of 12, ये हम लोगों ने निकालना है। We will get the selling price, I mean like जो कस्टमर की बाइंग प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस होगी, और जो शॉपकीपर की सेलिंग प्राइस होगी। So 112 divided by 100 times 12, that will give us 13.44. इसका मतलब है कि एक दफा टैक्स ऐड हो गया तो इतने डॉलर की शर्ट कॉस्ट करेगी कस्टमर को। करेक्ट। आपने सिर्फ ये देखना है कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, उस हिसाब से अपने 100 से प्लस या माइनस कर देना। दैट इज लाइक सिंपलेस्ट थिंग। Okay, I'm going to the next question. The population of Trigvilla was 153,000 at the end of a year. Following a flood आ गया जी वहां पे, 17% of the residents of Trigvilla moved away. 17% population चली गई। What was the population of Trigvilla after the flood? क्या होगा? Moved away means what? Decrease हुए, यही बात है ना, पॉपुलेशन चली गई तो डिक्रीज हो जाएगा। सो व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू सब्ट्रैक्ट 100% minus 17%, that would be 83%. Now 83% of 153,000 will give us the answer कि अब पॉपुलेशन कितनी रह गई है। तो पॉपुलेशन ऑब्वियसली डिक्रीज करेगी, यही बात है ना, क्योंकि चली गई है। तो अभी देखिएगा कि 153,000 मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, या आई एम गेटिंग द आंसर एज 126,909। देखें पहले 153,000 थी, अब कितनी रहेगी 126,990। इतनी पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये थोड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स थे जो मतलब हमने सिर्फ ये सेंस बीच में से निकालना है कि वेदर द थिंग इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये हम लोगों ने बताना, और वो बड़ा क्लियरली आपको पता चल जाएगा कि डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। वो आपने 100 में से प्लस या माइनस करके क्वेश्चन सॉल्व कर। ओके, अच्छा ये थोड़ा जरा अगेन अलजेब्रिक, इसमें थोड़ा टच है, जरा वो दीजिएगा। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। ओके, एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ क्या होगी, 10% इंक्रीज हो गई। अगर 10% में अभी यहाँ पे देखिए, ये ओरिजिनल रेक्टेंगल था, इसको हम सपोज कर लेते हैं कि लेंथ उसकी x है और विड्थ उसकी y। ठीक है, लेंथ x है और विड्थ y। एक नया रेक्टेंगल बनेगा जिसमें लेंथ इंक्रीज कर जाएगी और ब्रेड्थ डिक्रीज कर जाएगी। चलिए मैं जनरल आपको एग्जांपल देता हूं। ओके, अब लेंथ ऑफ जो न्यू रेक्टेंगल जो बना, न्यू रेक्टेंगल, इसमें लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज बाय 110%, sorry, increase by 10%. So what will be our new length? Increase हो रहा है तो 100 plus 10, that would be 110% of original कितनी लेंथ हमने assume की हुई है, x. So 110% of x. ठीक है, तो 110% को अगर हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 1.1 x। ठीक है, आप 110 डिवाइडेड बाय 100 करें तो यू विल गेट 1.1 एज एन आंसर। ठीक है, तो मैंने परसेंटेज रिमूव किया है तो 1.1 मेरे पास आंसर आ गया। सो 1.1 टाइम्स x। ओके, नाउ कम टू द width. Width actually decreased by 10%. ओके, डिक्रीजिंग है 10%, सो क्या होगा 100 minus 10, that is 90,
90%. So 90% of the width, the original width, which was y. Okay, so percent को down to 0.9 y आ जाएगा. So width क्या बन जाएगी 0.9. ये था हमारे पास ओरिजिनल रेक्टेंगल और ये हमारे पास न्यू रेक्टेंगल आया जिसमें मतलब कमी बेशी जो भी उन्होंने कहा कि जी एक इंक्रीज हुआ और एक डिक्रीज हुआ उस हिसाब से हम लोग लिखें. अच्छा, व्हाट इज द क्वेश्चन? He said find the area of a new rectangle as a percentage of the area of the original rectangle. Okay, तस्बिया will help us. तस्बिया मेरी आवाज आ रही है? जी सर. अच्छा, तस्बिया मुझे सिर्फ एक चीज बताओगी कि find the area of the new rectangle as a percentage of the area of the original rectangle. इसमें कोई चीज मैंने न्यूमरेटर में रखनी है और कोई चीज डिनोमिनेटर में रखनी है और फिर उसे 100% से मल्टीप्लाई करना है. मतलब a certain thing I need to put in the numerator और एक वो चीज है जिसे डिनोमिनेटर में रखना है और 100% से मल्टीप्लाई करना है. I'll get the answer. कौन सी चीज ऊपर आएगी, कौन सी चीज नीचे आएगी? Any idea? ये सर ये 100 या 90 में से आएगा या फिर जो 1.1 या 0.9 उसमें से? नहीं, मुझे सिर्फ ये स्टेटमेंट पढ़ के ना देखें. मैं आपको जो कल हम लोगों ने बताया था कि एज अ परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन थिंग, वो मैं क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहा हूँ. मुझे सिर्फ आपने वर्ड ही बताना है कि which thing I need to put in the numerator and which thing I need to put in the denominator. मुझे नंबर्स में या कोई 0.9 में या कुछ इस तरह करनी चाहिए और ये स्टेटमेंट ही आपको बता रहा है. कुछ आइडिया थोड़ा बहुत? सर ऊपर मतलब अब आई डोंट नो सही है पर आई थिंक ये ऊपर जो न्यूमरेटर में आप इसका वो रखेंगे जो इसकी आपने अभी निकाला है न्यू रेक्टेंगल का और एरिया. नीचे ओरिजिनल रेक्टेंगल का. यस, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, यही मैं पूछ रहा हूँ. देखिए यहाँ से फाइंड द एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल एज अ परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल. सो आपने ये बताना था मुझे कि सर एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल आप ऊपर रखेंगे और एरिया ऑफ ओरिजिनल रेक्टेंगल आप नीचे रखेंगे, क्योंकि एज अ परसेंटेज का मतलब है कि एज अ के बाद जो भी चीज आएगी दैट विल गो इन द डिनोमिनेटर. एक्सेलेंट एक्सेलेंट. ओके, सो जिस तरह अभी तस्वीर ने मैं बताया एरिया ऑफ न्यू रेक्टेंगल ऊपर रखना होगा. अच्छा Arfa, what is the formula of area of rectangle, if you know? Length into width. Length into width. देखें, ओरिजिनल रेक्टेंगल का लेंथ इंटू विड्थ xy आ गया और जो न्यू रेक्टेंगल का एरिया है वो क्या आएगा 1.1x इंटू 0.9y. ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं. 1.1 टाइम्स 0.9 that will give us 0.99y. Sorry, x and y. ठीक है. Okay, so new rectangle का area which is here, I will put it in the numerator and the original rectangle area which is xy I will put in the denominator. Now these both things will cancel out, so we're having 0.99 times 100% which is 99%. This will be the answer. That's it. ठीक है जी, क्लैरिटी होगी सारी. वो डिटेल में मैंने सारा कुछ एक एक चीज लिख के एक एक स्टेप लिख के आपको बताया है ताकि चीजें कोई प्रॉब्लम ना करे. जी, कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आई हो या कोई प्रॉब्लम? ओके. The price of a television is 560. This price is reduced by 18% in a sale. Work out the sale price. Okay. अच्छा, रयान तुम्हारा माइक चल रहा है? जी सर. Okay. Ryan, you have to help me out. उसने कहा जी the price of a television is 560.
इस प्राइस को रिड्यूस कर देना 18% से इन अ सेल। अब सेल प्राइस क्या होगी, क्या तुम्हें लगता है क्या करना चाहिए? सर 18 डिवाइड बाय 100 को 560 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। फिर क्या होगा? फिर अपना कहते हैं 18% आएगा 560 का, और उसको माइनस करना 560 से। वेरी वेरी एक्सेलेंट। सो रयान ने मेथड 1 से हमें चीज सॉल्व करके बताई। ही सेड सर 18 ओवर 100 करें आप, मल्टीप्लाई बाय 560 करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 100 टाइम्स 560, दैट इज 100.8। अब आप क्या करें सर कि 560 से 100.8 को माइनस कर दें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा जो मतलब सेल में उसकी प्राइस हो जाएगी 459 पॉइंट। ओके, रिदा में मेथड नंबर 2 से ये सॉल्व करवाएंगी जल्दी जल्दी, जो मैंने मेथड 2 बताया था, जी सर। जल्दी। सर 82 वेरी गुड, 82% of ऑफ 560। वेरी गुड रिदा। सो अगर मेथड 2 से हम जाएं 80% ऑफ 560, which is again 459। ठीक है, सो दोनों में 459.2 आंसर। कोई भी मेथड आप ऑप्ट कर ले, बोथ रयान एंड रिदा 100% राइट। ठीक है जी। सर एक मिनट आप लास्ट स्लाइड दिखा सकते हैं, लाइट का इशू है सर, इससे भी पीछे वाला जो था उसका आंसर रहेगा। ठीक है सर, थैंक यू। इसके बाद हमने ये किया, वही चीज हुई है, रिडक्शन 18%, तो 18% को 100 से माइनस कर दिया और उसको 560 से कर लिया, तो वी विल गेट द सेल प्राइस। ये तो यार आप लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से पता चलता होगा व्हेनेवर यू आर, एनीवेज लेट मी बात आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गई। एनीवेज, Gabriela designs the seating layout for a new theater. There are 3 sections of seats, A, B, and C. Section A में 152 seats हैं, Section B में 12.5% more seats than Section A. Okay, Section C has 3. Section B show that the number of seats of. Okay, Zara will help us now. Zara जल्दी से बताएं Section B को 171 कैसे प्रूव करवाऊं? ये स्टेटमेंट है सेक्शन बी की। ज़ारा है भी क्लास में कि नहीं? या शी इज इन द क्लास। जी ज़ारा। सर 152 का 12.5 निकालना और फिर वो उसमें ऐड कर देना। वेरी गुड वेरी गुड। 152 का 12.5% निकाल दें और 152 में ऐड कर दें, यू विल गेट द आंसर। सो इट वुड बी 112.5% ऑफ 152। जो सेकंड मेथड से मैं उससे कर रहा हूँ ज़ारा, यू टेलिंग मी फ्रॉम द फर्स्ट मेथड, थोड़ा सा वो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं जरा सेकंड मेथड से कर रहा हूँ। तो हमारे पास ये आंसर बिल्कुल 171, ठीक है 17। सो okay, show that the total number of seats is 380. Section B has this number of seats in section A. Okay, section A का आ गया, B का आ गया। अरफा, सेक्शन सी कैसे निकालेंगे? उसकी सीट्स मुझे निकाल दें बस, फिर ऐड कर लेंगे हम सारे। जल्दी जल्दी से बताइए, सेक्शन सी की सीट्स बतानी कितनी है? अरफा अगर आपने कुछ बोला है तो या प्लीज। जी मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसको 3/8 को। 3 और 8 को 100 से क्यों मल्टीप्लाई करा रही हो यार? ये क्या लिखा हुआ है? देखो स्टेटमेंट सब खुद एक्सप्लेन कर रही होती है।
Section C has 3 by 8 of means multiplication. The number of seats in section A. Section A में कितनी seats हैं? Oh, 3/8 का ऑफ मतलब 152. Yeah. So by that we'll get the answer of section C. फिर आप section A, B और C दोनों को ऐड करेंगे to get the answer. Total number of seats 380 हो. ठीक है जी? आसान से ही क्वेश्चन है, खास मुश्किल. Okay. Now percentages changes. ये अब याद रखिएगा. एक तो हमने इंक्रीज किया क्वांटिटी को बाय अ गिवन पर्सन. अब हमें परसेंटेज इंक्रीज निकालने होंगे. ठीक है. परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला है इंक्रीज ओवर ओरिजिनल वैल्यू टाइम्स 100%. याद रखिएगा ये, या स्क्रीनशॉट ले लो, लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा इंशाल्लाह. परसेंटेज डिक्रीज विल बी डिक्रीज ओवर ओरिजिनल वैल्यू टाइम्स 100%. इंक्रीज ओवर ओरिजिनल वैल्यू, डिक्रीज ओवर ओरिजिनल वैल्यू टाइम्स 100%. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ परसेंटेज इंक्रीज एंड परसेंटेज डिक्रीज. ठीक है. जल्दी जल्दी से इसके क्वेश्चन एक दो देखते हैं आपको, ताकि मैं क्लियर कराऊं कि इंक्रीज का क्या मतलब और डिक्रीज का क्या मतलब. ओरिजिनल वैल्यू तो हमें पता चल जाएगी, लेकिन इंक्रीज और डिक्रीज के लिए शायद आप थोड़ी देखें. ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है. द वैल्यू ऑफ हाउस इंक्रीजेस फ्रॉम 120,000 to 124,800 between August and December. What is the percentage increase in this? Okay. हाउस की वैल्यू इंक्रीज कितनी हुई, सबसे पहले हम वो निकालते हैं. हाउ मच द वैल्यू ऑफ हाउस इंक्रीज्ड. सो 124,800 हो गई थी. ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? 120,000. तो हमें माइनस करके पता चल जाएगा कि बेसिकली अपलिफ्ट कितना आया, मतलब इंक्रीज कितनी हुई है वैल्यू. सो इतनी अमाउंट उसकी इंक्रीज है. करेक्ट. इस तरीके से इंक्रीज निकालते हैं. सो परसेंटेज इंक्रीज क्या होगा? इंक्रीज over original value times 100%. So what is increase? 4,800. What is the original value? Original value ये थी ना, 120,000 times 100%. तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4,800 120,000 times 100%, which is 4% increase. ठीक है जी. The price increased by 4%. I hope किसी को कोई मसला नहीं हुआ होगा. Okay. अब एक डिक्रीज वाला भी कर लेते हैं. Over a 5-year period, the population of the state of Louisiana in the United States of America decreased from this to this amount. Find the percentage decrease. Okay, very simple. Again, decrease निकालना है. So decrease कैसे निकलेगा? Original value minus decreased value. आपके पास डिक्रीज अमाउंट आ जाएगा. कितना डिक्रीज हुआ? 446,8976 minus 428,7768. So 181,208 divided by, ये डिक्रीज आ गया ना मेरे पास, तो मैं परसेंटेज डिक्रीज निकाल रहा हूँ. ओरिजिनल वैल्यू वाज दिस. So 446,8976 times 100% divided by 446,8976 multiplied by 100%. We're getting 4.05. ये आपके पास आंसर आ चुका है. ठीक है. तो जितनी भी अमाउंट इंक्रीज हुई हो या जितनी भी अमाउंट डिक्रीज हुई हो, आप लोगों ने पहले वो बताना है कि कितना इंक्रीज हुआ इन नंबर्स. हाउ मच नंबर्स इट इंक्रीज, वो माइनस करके आपको पता चल जाएगा. डिवाइडेड बाय, always you need to put the original value. ठीक है. And then you need to times it by 100. ठीक है जी. एनी प्रॉब्लम? ये भी जल्दी जल्दी से कर लेते हैं. इन अ सेल द कॉस्ट ऑफ द कोट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 85 to 67. फाइंड द परसेंटेज रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ द कोट. अगेन वेरी सिंपल. रिडक्शन कितना हुआ?
reduction mean decrease. So 85 minus 67.5, which is 85 minus 67.5, that is 17.5. ये रिडक्शन आ गई. ओरिजिनल अमाउंट क्या थी कोड? 85 डिवाइडेड बाय 85 मल्टीप्लाई कर देंगे 100%. परसेंटेज रिडक्शन आ जाएगा. That is 20.6. 20.6. ठीक है, ये आपके पास आंसर. So 70% of the books on a bookshelf are English books. If there are 35 English books on the bookshelf, find the number of books on the bookshelf. Okay, 70% जो books थी वो English books थी, और उसने numbers भी दे दिए कि English books थी कितनी. ठीक है, मैं यहाँ जर्नल रेशोज बना के करता हूँ ताकि जल्दी जल्दी भी सॉल्व हो और समझ भी आपको आ जाए. मतलब 70% जो है बेसिकली हमें बता रहा है कि वो 35 है. आप रेशो की जगह कोई और भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइन लगा सकते हैं, whatever you want. But 70% is actually referring to 35 books. ठीक है, because he said that 70% are English book और English book की उसने quantity दे दी. Now find the number of books on the bookshelf. So कितनी बुक्स होंगी बुक शेल्फ में? तो मतलब 100% हमें फाइंड आउट करना है. यही बात है ना, परसेंटेज के नीचे परसेंटेज आपने लिखा और अब मुझे बुक्स का पता ही नहीं है कि कितनी होंगी टोटल. और 100% ऑफ द बुक्स हम लोगों ने फाइंड आउट करना है बिकॉज दैट वुड बी अ टोटल फिगर. लेकिन नंबर ऑफ बुक्स का हमें नहीं पता, वो मैंने एक्स कर दिया. अब क्या करना है आपने? यू जस्ट नीड टू क्रॉस मल्टीप्लाई द स्टफ. दैट्स इट. आंसर आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. एक क्वांटिटी को इंक्रीज करने से दूसरी भी इंक्रीज हो रही है. ठीक है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हैं. लाइक आई विल राइट x into 70% is equals to, the next would be 35 into 100%. ठीक है, तो x आपके पास आ जाएगा 35 into 100% over 70%. Percent will cancel the percent, 0 will cancel the 0, and then आप लोगों ने कैलकुलेशन कर लेनी है. So 350 divided by 7, we get 50. So the total number of books on the bookshelves are 50. ठीक है जी, प्रॉब्लम किसी को, कोई मसला? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं. 20% of a number is 17. Find the number. Okay, again, 20% of a number is 17. Find the number. We need to find out the number, and that number would be definitely 100%. नंबर किस तरह डिफाइन होगा? 100% पे डिफाइन होगा. ठीक है, दोबारा क्रॉस मल्टीप्लाई करें. x into 20 is equals to 17 into 100%. X is equals to 17 into 100%. That would be, simple cancel the percent, 21 to 25. So 17 into 5, 17 into 5, we get 85 as an answer. ठीक है जी. Now same is the case with this one. 175% of a number is 49, and we need 100% of it. Whenever he will ask you to find out the number, that means that it is 100%. ठीक है जी. Again x मैं अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ. ठीक है, 49 into 100 over 175%. X will be equals to 49 into 100 divided by 175, 28. So the original number would be 28.
ठीक है जी, आई होप थिंग्स आर क्लियर, कोई मसला नहीं है। ये रिवर्स परसेंटेजेस हैं, वो आपको परसेंटेज दे के एक सर्टेन नंबर के साथ लिंक करवाएगा और आपको कहेगा ओरिजिनल नंबर दो। तो याद रखिएगा ओरिजिनल नंबर इज 100%। ठीक है, whenever you want to link your original number, the original number will be 100%. Okay. Now, after an increase of 5%, after an increase of 5%, Shaila's monthly salary becomes this much. Find her original monthly salary. यहाँ से तो मुझे पता चल गया कि ये 100% है। ओरिजिनल मंथली सैलरी का मतलब है मैंने 100% निकाला। लेकिन यहाँ पे एक चीज थोड़ी उसने जरा डिफरेंट कर दी। उसने कहा इंक्रीज मिला है उसे 5% पे, तो मंथली सैलरी कितनी होगी 2205। ओके, तो अगर इंक्रीज उसे मिला है 5% का, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 100 प्लस 5 105% मीन्स ये जो अमाउंट होगी दैट इज लिंक्ड विद 105%. So 105% is actually referring to 2205. ठीक है जी, and we need her original monthly salary. Original is 100% and we don't know the amount. ठीक है, याद रखिएगा आफ्टर एन इंक्रीज ऑफ 5%, उससे 5% इंक्रीज मिला। 5% इंक्रीज मिलने का क्या मतलब है कि उसकी जो टोटल परसेंटेज होगी अब वो 105% होगी, क्योंकि ओरिजिनल परसेंटेज 100 थी, 100 में से 5% का इंक्रीज मिला और इंक्रीज मिलने के बाद की अमाउंट हमारे पास है। सो मैंने इसे 105 से लिंक किया। ठीक है, अब मुझे ओरिजिनल चाहिए दैट इज 100%, तो वो अब आप लोगों ने निकाल लेना। Do not do this thing. याद रखिएगा बच्चे यहाँ क्या करते हैं, बच्चे कहते हैं सर 5% निकाल लेते हैं 2205 का और फिर उसके बाद 2205 से माइनस कर देते हैं, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, माइनस कर देंगे जो इसकी बात होगी। That is wrong because this quantity is not 100%. This is basically 105%. ये आप काम नहीं कर सकते। ये तो आप ये काम करें कि 5% टोटल का निकाल रहे हैं, टोटल का निकाल के माइनस कर रहे हैं। इंक्रीज तो उसे 100% पे मिला है ना, इंक्रीज उसे इस पे थोड़ी मिला है। इसलिए याद रखिएगा ये मेथड 100% रॉन्ग है, ये गलत है। रिवर्स परसेंटेजेस में आप यही ऑप्ट करें। ठीक है, डू नॉट गो विद दिस मेथड कि आप एक क्वांटिटी फाइंड कर ले, 5% इंक्रीज था तो 5% इंक्रीज हुआ तो माइनस कर दूंगी तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो ये निकाल लेते हैं x, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 205 टाइम्स 100 ओवर 105। ठीक है जी, सो 2205 टाइम्स 100, ये परसेंटेज साथ आप इससे कंफ्यूज ना होना कि मैंने परसेंटेज ही लिखना है, क्योंकि परसेंट विल कैंसिल परसेंट। डू नॉट इंक्लूड दिस परसेंट इन द कैलकुलेटर, सो यू गेट द आंसर एज 2100। इसका मतलब है कि जो उसकी ओरिजिनल मंथली सैलरी थी वो 2100, तो 5% जो उसे इंक्रीज मिला है, फिर उसके बाद उसकी सैलरी है 2205। ठीक है जी, so this is how you need to do the questions. Any problem with anyone? Sir, can you explain it again? Which part? The 5% of 2205. This one? ये मैं कह, ये तो मैं कह रहा था कि गलत है मैथड। इसका मतलब ये तो फिर सर 2100 कैसे मिला? वो तो इस मेथड से मिला ना, वो तो ये मेथड ऑफ किया, ये तो गलत मेथड था। जो मैं आपको कह रहा था कि बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि यार 5% का इंक्रीज मिला है, हम 5% निकाल लेते हैं टोटल वैल्यू का और फिर उसे माइनस कर देते हैं और फिर आंसर आ जाएगा। समझ आ रही है बात? इस तरह ये नहीं होगा। यस सर। क्योंकि 5% अगर आपने निकालना भी है तो वो ओरिजिनल अमाउंट का निकाल सकते हैं आप। मतलब जिस तरह ये ओरिजिनल अमाउंट है ना, इसका 5% निकाल के फिर आप इंक्रीज शो करा सकते हैं। यहाँ पे ये काम नहीं हो सकता।
याद रखिएगा कि हमेशा जब परसेंटेज आप किसी भी चीज को, वो कहते थे ना इंक्रीज, जो पीछे क्वेश्चन थे, इंक्रीज $85 बाय 5%, उधर हम ये मेथड यूज करते थे क्योंकि हमारे पास 85 100% अमाउंट थी, ठीक है। यहाँ पे जो ये अमाउंट है ये 100% नहीं है, ये 105%, ठीक है। सो डू नॉट ऑप्ट दिस मेथड, दिस इज रॉन्ग। इसलिए करवा रहा हूँ कि जो थोड़ा सा मेरा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है पेपर चेकिंग और सारा कुछ करने का, परसेंटेजेस में दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो बच्चे करते हैं। रिवर्स परसेंटेजेस को 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और बच्चे क्या करते हैं, 5% निकाल के उसको माइनस करके सर ये आंसर आ गया, तो आंसर गलत हो जाता है, ठीक है। ऑप्ट दिस मेथड, आप बस देख लें कि इंक्रीज हुआ 5%, तो 5 ऐड करके 105 हो गया, उसकी रेशियोज बना लो और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लो। ये वाला मेथड करेक्ट है, सबसे शॉर्टेस्ट भी है और सबसे इजी भी है, ठीक है। समझ आ गया, ओके। अच्छा, now if 6% is deducted from a bill, 282 remains to be paid. 282 remains to be paid. How much is the original bill? वो कह रहे हैं कि 6% हम डिडक्ट कर लें बिल में से, तो कितने बाकी होंगे पेमेंट करने के लिए? 282। ये कौन सी परसेंटेज हमें बता रहा है? ये सबसे बड़ी बात है सोचने में। देखें, अगर हम 6% डिडक्ट कर लें, मतलब टोटल था 100%, उसमें से 6% माइनस कर दूं, क्या आंसर आएगा? 94%। अब 94% बचा पीछे, ठीक है, इन परसेंटेज फॉर्मेट। उसकी अमाउंट कितनी उन्होंने बताई है कि कितने बचते पीछे देने के लिए? 282। उसको मैंने उसके साथ रेशियो में डाल दिया कि 94% इज एक्चुअली रेफरिंग टू 282, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, बड़ा कॉन्सेप्ट समझने वाला। अब हाउ मच इज द ओरिजिनल बिल? Original bill is 100%, I know, but I don't know the bill, so I will put that thing X. ये बात समझ में आ गई है जी सारों को? कोई मसला है यहाँ पे तो बताएं मुझे। अब you need to cross multiply the stuff, वही जो हम लोग पीछे कह रहे थे। So X times 94% is equals to 282 times 100%। ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा, x is equals to 282 times 100% divided by 94%. So we get the answer straight away. 282 times 100, that is 300. So the original bill was 300. ठीक है जी, आई होप किसी को कोई मसला नहीं हुआ होगा, कोई परेशानी नहीं हुई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। Anyone with any type of question? Okay, cool. Okay, a store is holding a sale in which every item is reduced by 10%. Okay, sale में सारी prices reduce होगी 10%. A jacket in this sale is sold for 108. Sale के अंदर, got it? Sale की price उसकी क्या बनी है? 108. How can you find the original price of the jacket? जी, क्या percentage बनेगी jacket की? ये जो 108 है, कोई अगर help out मुझे कराना चाहता हो। Jacket Sir, 1080. 1080. What? 90. 90, yeah. Zara, what you were saying? 1080? Percentage का Zara मैं पूछ रहा था। देखो ना, a store is holding a sale in which every item is reduced by 10%. और उसी 10% को अप्लाई करके जैकेट की कितनी अमाउंट बनी? 108। इसका मतलब है कि जैकेट की ओरिजिनल परसेंटेज क्या थी? X थी, 100% ओरिजिनल थी। सेल में 10% रिड्यूस हो गई,
माइनस कर दिया 10%, तो क्या बनेगा परसेंटेज? 90%। अब 90% की अमाउंट क्या है? मींस सेल में वो कितने की बिकी है? 90% की अमाउंट थी 108, जो सेल में वो बिकी है वो 108%, 108 थी, $108 में वो सेल आउट हुई। ठीक है, तो 90% इज बेसिकली रेफरिंग टू 108। ज़रा थोड़ी बात क्लियर हुई है? Yes, sir. अब the next is we need to find out the original price. Original हमेशा 100% होती है। Correct? Now, original price हमें नहीं पता। देखिए, एक चीज चल रही है परसेंटेज और एक चीज चल रही है प्राइस। परसेंटेज हमें हमेशा पता लग रही होती है कि क्या चल रहा है। ठीक है, प्राइस नहीं हमें पता होती है अमाउंट। सो व्हाट वी विल डू, x टाइम्स 90, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा रहा हूँ, 108 टाइम्स 100, x will be equals to 108 times 100% over 90%. X will be equals to 108 times divided by 90. 120. This will be the answer. मतलब कि जो ओरिजिनल प्राइस की जैकेट थी वो 120 थी और सेल में रिड्यूस होके वो 108 हो, क्योंकि 10% प्राइस गिरी है। This is one of the important step. Okay, this will lead you to literally other steps. यहाँ पे अगर आप confusion का शिकार हैं या आप if you are not comfortable with the steps, then पूरा question गलत होगा, याद रखना। This is the most important step. आपको परसेंटेज पता हो कि क्या रेफर कर रहे हैं जो मेरे पास अमाउंट। इस रिवर्स परसेंटेजेस के मैंने काफी क्वेश्चंस डाले हैं, तो हम लोग डेफिनेटली भी करेंगे ताकि आप लोग के जहन में ये बात बैठे। नेक्स्ट ज़ारा, द क्वेश्चन विल बी फ्रॉम यू। ठीक है, अगेन यू नीड टू टेल मी द परसेंटेज। ओके, अ शॉपकीपर मार्क्स अप। मार्क्स अप का मतलब होता है कि मतलब लाइक इंक्रीज्ड। मार्क्स अप मींस इंक्रीज। ओके, और प्रॉफिट के जुमरे में भी आता है, प्रॉफिट कितने परसेंट ले रहा है या इंक्रीज कितना कर रहा है। ठीक है, जिस तरह डिस्काउंट होता है इसी तरह मार्कअप होता है। मार्कअप मींस के वैल्यू को इंक्रीज कितनी कर रहा है। ओके, अ शॉपकीपर मार्क्स अप गुड बाय 22% बिफोर सेलिंग देम। ओके, उसने जो खरीदी, जो अमाउंट, फॉर एग्जांपल वो 10 रुपए की चीज खरीद रहा है, अब वो हर अपनी चीज में 22% अपना प्रॉफिट रखेगा। ठीक है, मार्क्स अप का ये मतलब है। The selling price of 10 items are given below. ये 10 items थी, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 पार्ट्स थे जिसमें से 5 मैंने यहाँ लिखे हुए। For each one, work out the cost price. हम लोगों ने बताना है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगी। अच्छा ज़ारा, मुझे अब आप ये बताएं कि जो $25 है इसकी परसेंटेज क्या है। याद रखना ये सेलिंग प्राइस है। जी ज़रा, थोड़ा सा जरा ज़हन पे जोर डालें, आपको पता चल जाएगा। 25 इज द अमाउंट। इसको अगर मैं परसेंटेज में लिखना चाहूँ तो ये कितने परसेंट बनेगा? ज़रा, ओके, एनीवन एल्स? Sir, Yeah. 78%. Oh, no. Why 78%? Why did you subtracted that? देखो, सेलिंग प्राइस में 22%। Sir, 122%. या वेरी गुड। देखो, सेलिंग प्राइस में तो 22% ऐड किया हुआ है उसने। सो ओरिजिनल अमाउंट, ओरिजिनल परसेंटेज में 22% ऐड किया हुआ है उसने। सो परसेंटेज कितनी बनेगी? 122%।
So it would be 122% referring to 25. Original amount क्या होगी? 100% obviously, उसकी percentage. और amount which was the cost price, the price before the markup, ये हम लोगों ने find out. ठीक है, so x should be equals to 25 times 100% divided by 150. You will get the answer. ठीक है जी, 25 times 100 divided by 152, it is 20.49. ठीक है जी, बात समझ में आ गई? ओके, बस एक क्वेश्चन और करते हैं, रिदा विल हेल्प अस. रिदा, मुझे ई पार्ट जरा सॉल्व करके बताओ. ई पार्ट में आपने मुझे ये चीज लिख के बतानी है. जी सर. सर 122% 200 रहेगा. 122%. 200. अच्छा, बी पार्ट आप करा रही हैं. ओके, चलो कोई बात नहीं. 200. ओके, और सर फिर नीचे 100% और रेशो फिर x फिर क्रॉस फिर या वेरी गुड. ठीक है जी, सो आप इस तरीके से ये फाइंड आउट कर सकते हैं. आई एम नॉट सॉल्विंग इट नाउ फर्दर. ज़ारा, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है? Yes, sir. क्वेश्चंस करते हैं आगे फिर. Nick is training for a swimming race and reduces his weight by 5%. Okay, over a 3-month period. Okay, वो स्विमिंग के लिए ट्रेनिंग कर रहा है और अपना वेट उसने 5% रिड्यूस कर दिया 3 महीनों के अंदर. If Nick now weighs 76 kg, अभी उसका वेट जो राइट नाउ उसका वेट है वो 76 kg है. How much did he weigh before he started training? जी Zara, again back to you. Zara, tell me the percentage of 76 kgs. ये कितने परसेंट शो करा रहे हैं? याद रखिएगा ये अभी का वेट है. 95%. Yeah, 95% because he reduces that. So it is 95%. 76 को रेफर कर रहा है. So 100% क्या होगा वो हम लोगों ने फाइंड. ठीक है जी. ओके अरफा, क्वेश्चन नंबर 9. The water in the pond evaporates at a rate of 12% per week. If the pond now contains 185 liters of water, approximately how much water was in the pond a week ago? 100 minus 12. Very good. 100 minus 12. क्योंकि evaporates का मतलब है कि वो, 88. yeah, definitely it's going मतलब decrease हो रहा है. So 100 minus 12 is 88. 88% is actually referring to 185. 100% हमारे पास x आ जाए. ठीक है. So I hope the things are clear now. अब reverse percentages की question आए तो आप लोग कर सकते हैं. चलते हैं आगे. Jasjeet and her brother collect stamps. When Jasjeet, ये past paper question है. When Jasjeet gives her brother 1% of her stamps, she has 2475 stamps left. Okay. इसकी कोई परसेंटेज मुझे बता दे आप लोगों में से. Anyone? टू 475 की क्या परसेंटेज बनेगी? 99. वेरी गुड, 99. क्योंकि 1% तो उसने दे दिया और देने के बाद उसके पास जो बचा वो कितना था? 99%. So 99% is actually referring to 92475. How calculate how many stems Jasjeet had originally? Originally it is 100% with x. So you need to cross multiply this stuff. X is equals to 2475 times 100% divided by 99%. So equals to 2475 times 100% divided by 25. तो ओरिजिनली उसके पास कितने थे? 25. See,
3 marks. These are very important. Reverse percentages हमेशा मतलब 3 marks की आती हैं और बहुत मतलब easy आपके पास scenario है कि अगर आप ये चीज़ बना सकें तो then it's like very easy. और अगर आप फंस जाएंगे तो confusion यहाँ 2 सेकंड में आपको कहीं ना कहीं कहाँ से कहाँ ले जाएगी. ठीक है जी. Okay, reverse percentage involving an increase. This is very important. अब हर हमें step by step चलना होगा. जरा बहुत गौर से देखिएगा. हम अब बहुत advanced level का reverse percentage कर रहे हैं. Every year the value of an antique vase appreciates. Appreciates का क्या मतलब होता है? Increase करना. ठीक है, ये थोड़ी बहुत terminology आप लोगों को पता होनी चाहिए. Markup, appreciates, depreciates, और क्या है हमारे पास, discounts and all of that stuff. Appreciates by 20%. मतलब हर साल जो वो वेस की प्राइस है वो 20% इंक्रीज कर जाती है of its original value, of its value, not original value, of its value in the previous year. बड़ी इंपॉर्टेंट ये स्टेटमेंट, of its value in the previous year. If the value of the vase was $180,000 in 2012, 2012 में 1,80,000 थी. Find its value in 2010. अब हम लोगों ने 2010 की प्राइस बता. अच्छा, एक चीज है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं कर सकता क्योंकि सोल्यूशन, ये जो मेरे पास स्टेटमेंट है ना, ऑफ इट्स वैल्यू इन द प्रीवियस ईयर, इसका मतलब है मुझे साल बाय साल, ईयर बाय ईयर चलना पड़ेगा, ईयर बाय ईयर पीछे जाना पड़ेगा. ठीक है, अब जरा गौर कीजिएगा कि कैसे मैं करूँगा. ये जो भी प्राइस आई है 180, ये किस परसेंटेज पे होगी? दैट इज बेसिकली अप्रिशिएट कर रहा है ना, इंक्रीज कर रहा है, तो 120% बनेगा 180,000. ये किसका 180% है? अगर मैं 100% निकालूं तो ये प्राइस कौन सी आएगी? जो उसकी प्राइस होगी 2011 में. जो ये एक्स आएगा, दिस प्राइस विल बी 20 in 2011, क्योंकि 2011 की प्राइस पे 20% इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, तो ईयर बाय ईयर चलना पड़ेगा. मैं ये एक्स निकालता हूं जरा, देखिए एक्स विल इक्वल्स टू 180,000 टाइम्स 100% डिवाइडेड बाय 120%. एक्स विल इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या बनेगा जी, 180,000 divided by, that is 150,000. अच्छा, ये जो प्राइस आई है जी, एवरीवन प्लीज फोकस, ये जो प्राइस आई है ये किस साल की प्राइस बनेगी हमारी? 2011. ऑलराइट, दिस प्राइस विल बी इन 2011. मुझे तो 20 किसकी चाहिए प्राइस? 2010 की. अब मुझे एक साल और पीछे जाना पड़ेगा. ओके, अब एक साल और पीछे जाना पड़ेगा. सेम मैं मेथड करूंगा, 120% रेफरिंग टू दिस अमाउंट 150,000. मुझे 100% चाहिए amount. Now this amount will be of 2010, जो मेरा आंसर बनेगा. ठीक है, so x will be equals to 150,000 और 2 जीरो लगा दें इस 100 के, डिवाइडेड बाय 120 में डायरेक्ट कर. ठीक है, so आपके पास आंसर आ जाएगा, so 125,000. Now this will be my answer. 2010 में, ठीक है, ये प्राइस बनी. अब ये मुझे दो मतलब स्टेप्स में क्यों करना पड़ा? 2 दफा मुझे रिवर्स परसेंटेजेस क्यों अडॉप्ट करनी पड़ी? बिकॉज ऑफ दिस स्टेटमेंट, ऑफ इट्स वैल्यू इन द प्रीवियस ईयर. ये जो स्टेटमेंट, उसने कहा कि वो अप्रिशिएट कर रहा है किस प्राइस पे? जो उसकी प्रीवियस ईयर की प्राइस थी. ठीक है,
तो मुझे प्रीवियस ईयर की प्राइस निकाल के ही चलना पड़ेगा। ये जो 120% इंक्रीज हुआ है, जो मतलब आया है मेरे पास 180,000, ये बेसिकली किसका 100% है? 2011 की प्राइस का। फिर इसी तरह जो 150,000 आया है, ये किसका 100% है? 2010 का। ठीक है। So sometimes he'll give you the questions in this manner. Step by step आपको करना पड़ेगा। जी, any problem with anyone? ये मेरे पास आंसर बनेगा। ठीक है जी, याद रखिए 2010 में इसकी प्राइस होगी 125,000। अब देखें हर साल प्राइस इंक्रीज हो रही है। 2011 में इसकी क्या प्राइस थी? 1,50,000। 2012 में 1,80,000। सो इट्स इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। किस पे इंक्रीज हो रही है? 20% ऑफ द वैल्यू ऑफ इट्स प्रीवियस। Okay, I'm going to the next question if there is no question from you people. एक और रिवर्स परसेंटेजेस जो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप का होगा। अब डिक्रीज हम देखेंगे। क्या दिस वन? अच्छा, जरा क्वेश्चन गौर से पढ़ें दोबारा। एवरी ईयर every year the value of the car depreciates means decrease करना by 15% of its value in the previous year. Again देखें, बड़ी important statement है। Set of its value in the previous year. If the value of the car was 86,700 in 2012, find its value in 2010. जी, अब depreciates का मतलब है डिक्रीज कर रही है। कितने परसेंट से? 15%। So डिक्रीज का मतलब है कि 100 minus 15, which will give us 85%. 85% रेफर करेगी 86,700। 100% हमें चाहिए, वो होगी अमाउंट x। अब ये x कौन से ईयर की प्राइस होगी जी? 2011। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है। सो नाउ द वैल्यू ऑफ x विल बी 86700 times 85% over 100%. Divided by what? Okay, so I'll get the answer as 86700 times 100% divided by. So it would be 10. So in 2011 the price will be this one. 2011 में इसकी प्राइस क्या होगी? ये। ओके, हमें तो 2010 की चाहिए। फर्दर एक डिक्रीज करेंगे। सो अगेन change the color. Again 85% of the amount of 2011. So 102,000 and 100% we need again. So x will be equals to 102,000 times 100% divided by 85%. So x will be equals to 102,000 times 100% divided by 85. So 120,000. ठीक है जी, बात समझ में आ गई। देखिए हर साल वैल्यू डेप्रीशिएट कर रही है, हर साल वैल्यू गिर रही है। अगर मैं आगे की तरफ जाऊंगा और अगर पीछे की तरफ आऊंगा तो वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो अब देखिए मैं पीछे की तरफ आया हूँ, 2012 से 2011 में आया हूँ तो प्राइस इंक्रीज कर गई। 2011 से 2010 में आया हूँ, जो ये मेरे पास प्राइस थी 2010 की प्राइस। तो क्या है वैल्यू प्राइस हमारे पास? इंक्रीज्ड प्राइस। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। जरा क्वेश्चंस देखिएगा। इस क्वेश्चन का प्री रिक्विजिट थोड़ा सा मैं बता देता हूँ जरा, जो फॉर्मूलाज आप लोगों ने ज़हन में रखने। एक था परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला, आप लोगों को याद होगा, या लिखने की बजाय मैं एक मिनट आपको पीछे से दिखा देता हूँ। ये परसेंटेज इंक्रीज, इंक्रीज ओवर ओरिजिनल वैल्यू टाइम्स 100%,
परसेंटेज डिक्रीज वाज डिक्रीज ओवर ओरिजिनल वैल्यू टाइम्स 100%। इसके हमने डिफरेंट क्वेश्चंस भी किए थे, ये जो सारे यहाँ पे हैं, और परसों ये काम हमने किया था, लेकिन ये क्वेश्चन हमसे जरा इग्नोर हो गया। इट्स काइंड ऑफ लाइक इन एक्सटेंडेड में आया पेपर 4 में, और थोड़ा सा मुझे लगा है कि ये शायद ट्रिकी बन सकता है। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन पढ़े। आफ्टर 1 year the value of Annie's car had reduced by 20%। एक साल के बाद एनी की कार की प्राइस 20% रिड्यूस हो गई। मतलब एक साल के बाद अगर उसकी हम लेते हैं कि ओरिजिनल परसेंटेज गाड़ी की थी 100%, तो 100% से रिड्यूस होकर वो 80% रहेगी। ठीक है, जो भी वैल्यू, चाहे 1 मिलियन है या जो भी उसकी वैल्यू है, हमें नहीं पता उसकी वैल्यू, बट वी आर कंसिडरिंग द परसेंटेज। जो गाड़ी की असल परसेंटेज थी वो 100% थी, एक साल बाद 20% का डिक्रीज आया इस 100% से, तो आफ्टर 1 year द वैल्यू ऑफ द कार इन परसेंटेज बिकम्स 80%। ठीक है जी, सो आफ्टर फर्स्ट ईयर गाड़ी की कीमत रहेगी 80%। ठीक है, नाउ इस कार इज 80% ऑफ द अमाउंट जब उसने बाय की। एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, दूसरे साल बाद, the value of Annie's car has reduced by further 15%। ये कल भी हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज वाले। एक मिनट, लेट मी हाईलाइट दिस थिंग। by further 15% of its value at the end of the first year। जी, अब ये जो दूसरे साल का रिडक्शन आया है 15% का, वो किस पे आया है? जो वैल्यू ऑफ द कार पहले साल में रिड्यूस हो चुकी थी उस पे। मतलब पहले साल गाड़ी की कीमत कितनी रहेगी रिड्यूस होके? 80%। नाउ गाड़ी की वर्थ इज 80%। दूसरे साल का क्या सिनेरियो है? 15% फर्दर डिक्रीज आया, लेकिन किस प्राइस पे? जो उसकी प्राइस थी पहले साल के अंदर। ठीक है, तो हम तो परसेंटेजेस लेके चल रहे हैं। हम क्या कहेंगे? आफ्टर द सेकेंड ईयर, दूसरे साल में 15% रिडक्शन जो प्राइस हुई है वो किस पे होगी? 15% ऑफ 80 निकालेंगे, या आप यू कैन डायरेक्टली फाइंड आउट 85% ऑफ 80। ठीक है, अभी फिलहाल ये देखें, 15% ऑफ 80 निकालेंगे, ये कितना बनेगा? 80% को आप छोड़ें, 15% ऑफ 80, 15/100 times 80, that is 12। ओके जी, दूसरे साल के अंदर गाड़ी की प्राइस कितनी रिड्यूस हुई? 12%। 15% का रिडक्शन है। ठीक है, 15% ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो पहले साल में अगर गाड़ी 100% थी तो 80 रह गई। अब 80 का 15% हमने निकाला तो 12% आया। इसका मतलब है कि दूसरे साल गाड़ी की परसेंटेज रिड्यूस हुई है वो 12%, टोटल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यूज। Calculate the overall percentage reduction after the 2 years। overall percentage reduction कितना के? पहले साल का percentage reduction फर्स्ट ईयर का प्लस सेकेंड ईयर का परसेंटेज रिडक्शन। तो पहले साल कितनी रिड्यूस हुई थी? 20%। so 20% in the first one, and what about in the second year? 12%। the total percentage reduction in 2 years will be 32%। ठीक है जी, ये थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। कल जो हम लोगों ने किया था ना परसेंटेज इंक्रीज और डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस वैल्यू, ये बहुत इसके साथ लिंक्ड है। यार 32 कैसे आया था? 32 आया, पहले साल में रिडक्शन हुई 20%, दूसरे साल रिडक्शन हुई 12%। हालांकि तो उसने कहा है कि दूसरे साल में 15% रिडक्शन हुई है, तो मैंने 15 क्यों नहीं लिखा?
मैंने 15 को 20 में क्यों नहीं ऐड किया? भाई मेरा आंसर 35 आना चाहिए था, एक जनरल पर्सपेक्टिव देखा जाए तो, क्योंकि 15% पहले साल की कीमत की रिडक्शन पे डिपेंडेंट है। देखो 15% ऑफ इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। ओरिजिनल अमाउंट की वो बात नहीं कर रहा, वो पहले साल की बात कर रहा। पहले साल की अमाउंट रिड्यूस होके उसका 15%। मुझे तो ओवरऑल परसेंटेज बतानी है कि ओरिजिनल प्राइस पे कितना रिडक्शन हुआ। मतलब एक बड़ा आसान सा मैं आपको वर्ड बताता हूँ कि अगर उसकी गाड़ी फॉर एग्जांपल 100 रुपए की थी, जनरल आई एम गिविंग एन एग्जांपल, $100 की थी, तो 2 सालों बाद उसकी गाड़ी की प्राइस हो जाएगी 32, आप माइनस करते हैं इसमें से, आफ्टर 2 years कितनी हो जाएगी 70, ये हो गया 68। मतलब 2 सालों बाद उसकी गाड़ी की वर्थ रहेगी $68। समझ आई? तो ये 12% इज बेसिकली टोटल के साथ लिंक, मतलब ओरिजिनल प्राइस का रिडक्शन बता रहा है। 15% में इसलिए नहीं ले सका क्योंकि वो डिपेंडेंट है पहले साल की रिडक्शन के। ठीक है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ ये इस पे डिपेंडेंट ऑफ इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ द फर्स्ट। तो मुझे बिल्कुल ओरिजिनल वैल्यू की परसेंटेज चाहिए कि वो कितनी रिड्यूस हुई। ठीक है, तो पहले साल देखें, मैं जनरल आपको बताता हूँ, एक मिनट क्लैरिटी होनी चाहिए यार। यहाँ पे देखें, गाड़ी की कीमत थी $100, उसने खरीद ली। पहले साल गाड़ी की कीमत कितनी गिरी? 20%, $20 गिर गई। कितनी रहेगी पहले साल कीमत? 80। ठीक है, अब दूसरे साल का रिडक्शन निकालना है। दूसरे साल में उसने क्या कहा? एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द वैल्यू ऑफ एनी कार हैड रिड्यूस्ड बाय फर्दर 15%। बट 15% मैंने 100 का निकालना है या 80 का निकालना है? मैंने 80 का निकालना है, क्योंकि ऑफ इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 15% किस पे रिड्यूस हुआ? पहले साल की कीमत। पहले साल की कीमत जो रिड्यूस हो गया है, तो 80 का मैंने फिर 15% निकाला, तो मेरे पास फिर आंसर आएगा कितना बन रहा था? 15% of that is 12. Now this 12 is basically the reduction, कि कितना रिड्यूस होगी दूसरे साल कीमत। जिस तरह पहले साल 20% हुई है ना, तो दूसरे साल 12% कीमत रिड्यूस होगी टोटल वैल्यू 100 रुपए की। अब इसका मतलब है टोटल रिड्यूस कितना होगा? तो वो हमारे पास ये वाली चीज है, पहले साल 20% हुआ, दूसरे साल 12% हुआ ओरिजिनल वैल्यू का, तो टोटल रिडक्शन 32 होगा। ठीक है, होप द थिंग्स आर क्लियर। थोड़ा बहुत जहन में पड़ रही होंगी बातें, इसको प्रैक्टिस करेंगे ना 2-3 दफा तो जहन में आ जाएगी चीज। अच्छा ओके जी, नाउ सेकंड पार्ट पे चलते हैं। आफ्टर 3 years the overall percentage reduction, एक मिनट, let me highlight this thing. The overall percentage reduction in the value of any car is 40.84. ओके, 2 सालों के अंदर ओवरऑल परसेंटेज रिडक्शन कितनी हुई? 32%। 100 रुपए की गाड़ी थी, कितने रह गई? $68। अब उसने हमें ओवरऑल परसेंटेज रिडक्शन बता दिया, शुक्र है कोई हमें और करने की। उसने कहा जी 3 सालों बाद जो टोटल रिडक्शन हुई है गाड़ी में वो ये 40.84। ठीक है, क्या मतलब 3 सालों बाद गाड़ी की वर्थ कितनी रह जाएगी? मैंने कहा था 100 रुपए की गाड़ी अगर हम लें, 100 इसलिए ले रहा हूं क्योंकि 100 इज अ परसेंट, 100 में से ही सारी होती है, ये परसेंटेज में हमें दे रहा है, इसलिए हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 100 रुपए की गाड़ी थी, $100 की, तो तीसरे साल रिड्यूस होके उसकी प्राइस कितनी रह जाएगी? 100 माइनस 40.84, minus 40, that would be 59.16। देखें जी, अब ये समझने वाली बात है। 2 सालों बाद उसकी गाड़ी की वर्थ रहेगी थी 68, अगर 100 रुपए की गाड़ी है उसकी। 3 सालों बाद कितनी रह जाएगी? 59.16। और कैसे पता चला? उसने 3 साल का ओवरऑल परसेंटेज रिडक्शन बताया। जिस तरह 2 सालों का ओवरऑल परसेंटेज रिडक्शन मैंने कैलकुलेट किया, तीसरे का उसने खुद ही बता दिया। यहां तक बात क्लियर है?
अब देखें जी, उसने कहा कैलकुलेट द परसेंटेज रिडक्शन इन द थर्ड ईयर, तीसरे साल के अंदर परसेंटेज रिडक्शन कितनी होगी। बड़ा आसान सा सिनेरियो है। देखें इसमें अब आपने फॉर्मूला लगाना है, परसेंटेज डिक्रीज रिडक्शन है ना, इज इक्वल्स टू डिक्रीज ओवर ओरिजिनल वैल्यू टाइम्स 100%। तीसरे साल का परसेंटेज डिक्रीज निकाल। सो तीसरे साल के अंदर गाड़ी की वैल्यू में डिक्रीज कितना आया, पहले ये देखना है। देखो गाड़ी की वैल्यू रहेगी 59.16, थी कितनी 68, तो डिक्रीज होगा 68 माइनस 59.16 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू कितनी थी, ओरिजिनल वैल्यू वाज 68, दूसरे साल वाली मल्टीप्लाई बाय 100%। ये आपके पास आंसर आ जाएगा, बस बात खत्म। Let me write it clearly. 59.16 टाइम्स 100%। ये आप लिखें कैलकुलेटर में, डिक्रीज 68 गाड़ी की कीमत थी दूसरे साल में, तीसरे साल में आ गई 59.16, कितनी अमाउंट डिक्रीज हुई है, अमाउंट इज डिक्रीज्ड बाय 8.84। ठीक है 8.84, डिक्रीज इतना है डिवाइडेड बाय 68 और मल्टीप्लाई बाय 100% कर देंगे, डिवाइडेड बाय 68 मल्टीप्लाई बाय दैट इज 13%। मतलब जो तीसरे साल उसकी वैल्यू डिक्रीज की है वो की है 13%। पहले साल वैल्यू ओरिजिनल से कितनी डिक्रीज हुई थी 20%, दूसरे साल ओरिजिनल वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई है 12%, तीसरे साल ओरिजिनल वैल्यू कितनी डिक्रीज हुई है 13%। ठीक है जी, दिस वाज द क्वेश्चन व्हिच आई वांट टू डिस्कस। ये if Tasbiya is in the class, I don't know if she's in the class or not. Yeah, she is. Tasbiya, this is not for you again. Okay, sir. I am in class. This is for extended curriculum. बाकियों को समझ आया है, अरफा, रिदा एंड जारा? की प्रैक्टिस करने पड़ेंगे भाई, ताकि जरा अच्छी तरीके से हाथ बैठे। ओके, आई एम गोइंग टू द to our next topic, which is ये रिवर्स परसेंटेजेस हमने कर ली थी। ओके, परसेंटेजेस विद फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं। अच्छा, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स क्या होती है, जो फाइनेंस के साथ रिलेटेड होती है, जिसमें कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, इंस्टॉलमेंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हायर परचेज, इंस्टॉलमेंट्स पे चीज खरीदना वो हायर परचेज में आ जाता है। ये सारा एक प्रॉपर टॉपिक है मैथ्स के अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे इंशाल्लाह, लेकिन उसका कुछ पोर्शन है जो परसेंटेज से रेलेवेंट है, वो हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे कॉन्सेप्ट्स बने हुए हैं परसेंटेजेस के, तो वो इजीली हो जाएगा यहाँ पे डिस्कस करना। अच्छा, अब सबसे पहली बात है प्रॉफिट। प्रॉफिट परसेंट को भी छोड़ें, प्रॉफिट होता क्या है? प्रॉफिट ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने जाकर किसी जगह से कोई सस्ती चीज उठा ली, फॉर एग्जांपल यू आर अ शॉपकीपर एंड आप गए और आपने फर्नीचर, आप समझें कि एक आपने सोफा उठाया, ठीक है, गोदाम से जाके या जहां से बन रहा था मैन्युफैक्चरिंग से, सोफे की प्राइस थी 20,000, आपने वहां पे जो वहां की लेबर है या जो भी उसकी कॉस्ट थी आपने उसे 20,000 दे दिया। ठीक है, एंड देन आपने वो सोफा ला के अपनी दुकान पे रखा और दुकान पे आपने 50,000 का वो बेच दिया, 50,000 का बेच दिया। अब मैं टर्मिनोलॉजीज बताता हूँ, आपकी ये कॉस्ट प्राइस बनेगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस ऑफ द शॉपकीपर। ये क्या कहलाती है? सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस, सेल प्राइस ऑफ द शॉपकीपर, कि उसने बेचा कितने पैसों। ठीक है, अब डेफिनेटली एक चीज उसने सस्ते में खरीदी और महंगे में बेची है, तो उसने प्रॉफिट अर्न किया। प्रॉफिट को अगर मैं इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस लिखना चाहूँ तो क्या होगा? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मुझे पता चले भाई मैंने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो मैं किस तरह उसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? जितने में मैंने बेचा है उसमें से माइनस कर दूं अपनी कॉस्ट प्राइस, जितने में मैंने खरीदा है। तो बेसिकली मैंने 30,000 का प्रॉफिट कमाया इन सेलिंग दैट सोफा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट एंड दिस फॉर्मूला,
जनरली हम लोग प्रॉफिट का तो हमें बहुत आराम सुकून से पता चल जाता है कि यार माइनस करके हमें पता चल गया कितना प्रॉफिट है, बट व्हेन इट कम्स टू द टर्मिनोलॉजीज हम थोड़े बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, यार सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है जी। अब सिनेरियो ये हुआ कि उसने कॉस्ट प्राइस, उसको 20,000 रुपए का सोफा लिया उसने, और वो फर्नीचर अपनी शॉप पे लाके उसने रखा। अब ड्यूरिंग लोडिंग या कोई भी ऐसी सिचुएशन हुई कि सोफा डैमेज हो गया, और उसका कोई ना कोई चीज टूट गई या कोई और प्रॉब्लम आ गया। अब उसने स्ट्रेट अवे से रखा हुआ है अपने शोरूम पे, और उसने कहा यार ये तो अब मेरे सर पड़ेगा भाई, मैं 18,000 का भी बेचने के लिए तैयार, मेरे अपने पैसे तो निकले। अब क्या होगा, एक बंदा आया उसने 18,000 का उससे ले लिया, अब उसकी कॉस्ट प्राइस ये थी और सेलिंग प्राइस ये थी, व्हाट विल हैपन, अब वो लॉस में गया, और लॉस को इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट प्राइस या सेल प्राइस निकालूं तो क्या होगा, लॉस इज इक्वल्स टू, अब बड़ी क्या कीमत होती है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक है, उसकी कॉस्ट प्राइस बड़ी है सेल प्राइस से, तभी तो लॉस हुआ है उसे। तो कितने का लॉस हुआ जी, 2,000 रुपए का लॉस हो गया उसे इन सेलिंग दैट सोफा। और इट, सो ये जो दो फॉर्मूलाज हैं इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ये आगे फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में भी काम आएंगे और इधर भी थोड़ी जरा बेसिक्स बनाने। अच्छा, बैक टू वो टॉपिक नाउ, ये थोड़ी सी होती, मैं आई एम रेजिंग ऑल ऑफ द स्टफ। अब बेसिकली प्रॉफिट का परसेंट हम लोग निकालना चाह रहे हो, कितने परसेंट प्रॉफिट अर्न कर रहा है कोई भी बंदा, या कितने परसेंट प्रॉफिट लॉस अर्न कर रहा है कोई भी बंदा। तो प्रॉफिट की क्या परसेंटेज का होगा कि प्रॉफिट ओवर हमेशा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट का परसेंटेज निकलती है टाइम्स 100%, दैट्स इट। एंड सेम इज फॉर द लॉस परसेंट, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस टाइम्स 100%। ठीक है, ये दो फॉर्मूले जरा ध्यान में रखना है, इसके बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। जिस तरह कल मैं आपको कहता था रिवर्स परसेंटेजेस के 3-3 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, इसके भी बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। Now a shopkeeper buys an article for 500 and sell it for 600. What is the percentage profit? Okay, क्या परसेंटेज प्रॉफिट बनेगा ये, मुझे पता है परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज प्रॉफिट is equals to profit over cost price times 100%. Now percentage प्रॉफिट क्या उसने कमाया, उसने 500 की चीज खरीदी और 600 की बेच दी, तो प्रॉफिट विल बी 100 ऑब्वियसली, और कॉस्ट प्राइस नीचे रखनी है, माइंड दिस थिंग, सो द कॉस्ट प्राइस वाज 500 टाइम्स 100%। सो ये दो जीरो यहां से कटे, तो मेरे ख्याल से वो 20% का प्रॉफिट कमाए। ठीक है, ये आप कैलकुलेट करके तो आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी। Second question is, a person buys a car for 16,000 and sell it for 12,000. Calculate the percentage loss. अब cars definitely उसने 16,000 की परचेज की, 12,000 की बेच दी, obviously नुकसान हो रहा है उसे, तो नुकसान कैसे करेंगे हम कैलकुलेट, परसेंटेज लॉस इज इक्वल्स टू लॉस कितना हो रहा है उसे, 4,000 का डिवाइडेड बाय द कॉस्ट प्राइस क्या थी 16,000 मल्टीप्लाई बाय 100%। ये 3 0 से गए, 4 1 4 4 4 16, सो उसको लॉस हो गया 12/4 which is 25%, 25% का उसे लॉस हो। ठीक है जी, ये थोड़े बेसिक्स क्वेश्चन से परसेंटेज प्रॉफिट एंड परसेंटेज लॉस के। एनी प्रॉब्लम विद एनीवन? Okay, cool. Now, a market trader buys 100 oranges for $30. She sells them for 50 cents each. Calculate the percentage profit or loss she made. Okay. सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस तो निकाल लेते हैं। उसने 100 ऑरेंजेस खरीदे $30 में, और सेलिंग प्राइस उसने क्या रखी हुई है कि उसने 50 सेंट का एक ऑरेंज बेचा है, तो टोटल ऑरेंजेस की कितनी प्राइस हो जाएगी, 50 मल्टीप्लाई बाय 100 ऑरेंजेस थे ना, तो मेरे पास आ जाएगा 5,000, बट दैट इज इन सेंट्स।
5000 सेंट्स में उसने सारे के सारे 100 ऑरेंजेस बेच दिए। मैंने डॉलर में करना है। अब डॉलर में करने के लिए व्हाट आई नीड टू डू, आई नीड टू डिवाइड इट विथ 100, क्योंकि 100 सेंट्स मिलके $1 बनाते हैं। तो क्या सेलिंग प्राइस डॉलर में आ जाएगी? 50 डॉलर। ओके, अब इजीली मैं निकाल सकता हूँ। बेसिकली उसने क्या किया, उसने प्रॉफिट कमाया, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ी है कॉस्ट प्राइस से। सो कितना प्रॉफिट है जी? $20 का। यही बात है। 50 माइनस 30, कॉस्ट प्राइस क्या थी? 30 मल्टीप्लाई बाय 100%, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 20/30, that is 2/3 times 100, that is 66.67, means 66.67% का प्रॉफिट उसने अर्न किया। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट है 66.67। Now a trader sells her product for $39 if her markup कल भी हम लोगों के मेरे ख्याल से ये वर्ड आया था। मार्कअप का मतलब होता है इंक्रीज प्रॉफिट, ये याद रखिएगा। इसको हम इंटरेस्ट भी कहते हैं। आप लोग बैंक के अक्सर वो देख रहे होते हैं, ब्रोशर्स देखते होते हैं, तो वो कहते हैं कि जी इतने मार्कअप पे आपको ये मिलेगा, मतलब आप अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फलाना मार्कअप मिलेगा, फलाना मार्कअप मिलेगा। तो दैट इज बेसिकली द इंक्रीज प्राइस। कि मैं अगर 100 रुपया बैंक में रखूं तो वो कह रहे हैं कि आपको मार्कअप 30% का मिलेगा, तो मुझे उनके पर्टिकुलर टाइम के मुताबिक जो उनकी डेफिनेशन होगी उसके मुताबिक मुझे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद मेरा 100 रुपया 130 रुपये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 30% का इंक्रीज मिल रहा है। ओके, यहाँ पे मार्कअप का मतलब है प्रॉफिट। ठीक है, मार्कअप मीन्स प्रॉफिट, इंटरेस्ट या इंक्रीज। इफ अ मार्कअप इज 30%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट? ओके, देखिए जी, उसने मार्कअप क्या मतलब प्रॉफिट परसेंट हमें दे दिया कि प्रॉफिट परसेंट कितना था उसका? 30%, और सेलिंग प्राइस गिवन है कि 39 पे वो बेच रहे हैं। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। हमने कॉस्ट प्राइस बतानी है प्रोडक्ट। क्या कर सकते हैं जी? रिवर्स परसेंटेजेस लगा लें यहाँ पे, मसला तो नहीं है। देखिए, अगर सेलिंग प्राइस को रिवर्स परसेंटेजेस में आपको बता रहा हूँ, सेलिंग प्राइस को मैं देखूं तो वो ओरिजिनल प्राइस का क्या सिनेरियो बन रहा होगा? एनीवन जो मुझे रिवर्स परसेंटेजेस में बता सके कि क्या परसेंटेज 39 बन रही है? डू हेल्प मी यार, कल हम लोगों ने बहुत डिटेल में ये रिवर्स परसेंटेजेस किए। 39 की क्या परसेंटेज बन रही है? बहुत आसान है। वन 130% ना, 30% इंक्लूड होकर 39, देखो सेलिंग प्राइस है ना प्रोडक्ट की, तो 130% बन रही है। मुझे 100% चाहिए, दैट इज द कॉस्ट प्राइस। वो क्या होगी? एक्स। क्या कल बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना। सो एक्स इंटू 130% is equals to 39 into 100%. So x will be equals to 39 times 100% divided by 130%. ठीक है जी, so 39 times 100 divided by 130, आपकी कॉस्ट प्राइस बनेगी $30। ये आप लोगों को बताना चाहिए था यार। अरफा, रिदा एंड ज़ारा, तस्बिया तो कल थी नहीं, रायान ने भी मेरे ख्याल से कल क्लास नहीं ली। ये आपको बताना चाहिए था। 30% मार्कअप इंक्लूडेड है और सेलिंग प्राइस दी हुई है 39, तो इसका मतलब है कि वो 130% बनना चाहिए। ठीक है जी, किसी को कोई प्रॉब्लम? ये तस्वीर एंड रायान, ये तुम आज लेक्चर में अपलोड कर दूंगा। ये रिवर्स परसेंटेजेस तुम लोग देखोगे तो तब तुम्हें क्लैरिटी होगी जो ये बात हमने की है यहाँ। एंड दैट इज इंक्लूडेड इन कोर तस्वीर, माइंड दिस थिंग। रिवर्स परसेंटेजेस बहुत डिटेल में आते हैं। ठीक है सर। ओके, at a market a trader makes a profit of itna on an item selling for itna. What is his percentage profit? ओके, सेल प्राइस दी हुई है और प्रॉफिट दिया हुआ है।
मैं कॉस्ट प्राइस निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो उसके लिए कॉस्ट प्राइस बहुत जरूरी है। जी क्या करूंगा कॉस्ट प्राइस के लिए? एनीवन? हाउ कैन आई फाइंड आउट कॉस्ट प्राइस? नो आइडिया। सेल प्राइस में से प्रॉफिट माइनस कर दो तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा यार। 6.48 minus 1.08, that would be 5.4. Now the cost price is $5.4. ये क्यों निकाली? Because that is necessary. Percentage profit निकालना है. Percentage profit will be equals to profit 1.08 का है divided by cost price, that is 5.4 multiplied by 100%. So 1.08 divided by 5.4 times 100%. That is 20. He gets a 20% profit निकाला. But 20% is the percentage profit. Now, whatever the name of the person is, Kwame or whatever, makes jewelry and sell it to her friends. Her cost to make 10 rings were this one. She wants to sell them and makes a profit of 15%. What should she charge? Okay, Arfa will help us. अरफा वो एक ज्वेलरी बनाती है, ये बंदी, एंड अपने दोस्तों को बेचती है। जो उसकी कॉस्ट है 10 रिंग्स बनाने के लिए वो है 3377। अब वो चाह रही है कि मैं हर रिंग पे 15% प्रॉफिट रखूं। क्या उसे चार्जिंग करनी चाहिए? क्या आपको लगता है? प्रॉफिट है हमारे पास और कॉस्ट प्राइस भी है। बिल्कुल कॉस्ट प्राइस है, लेकिन वो 10 रिंग्स की है, हमें एक ही चाहिए। एक ही चाहिए। वेरी गुड। तो कैसे निकालेंगे एक की? डिवाइड कर दे 10 पे। वेरी गुड। 377 डिवाइडेड बाय 10, एक की आ जाएगी $37.7। 15% प्रॉफिट हो गया और क्या नाम है, हमारे पास क्या नहीं है? क्या हमारे पास एक चीज नहीं है ना। क्या चीज नहीं है? हमें निकालना क्या है पहले? टारगेट। सेलिंग प्राइस निकालनी है हमें। यस, वेरी गुड। ओके, कैसे निकाल सकती हैं आप सेलिंग प्राइस? अब वो फॉर्मूला डाल के दिलवाएं फॉर्मूला। प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस इज इनटू 100। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट 15%। अच्छा, देखिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। अच्छा, कहाँ 15 डालूं? यहाँ पे डालूं या यहाँ पे डालूं? नहीं, 50 जहाँ पे आपने पहले वाले में डाला। ओके, 15%। आगे प्रॉफिट तो है ही नहीं। प्रॉफिट Cost तो है नहीं। कॉस्ट प्राइस ये नीचे जो हमने भी निकाली 37.5 7 into 100। अब 100 उधर ले जाए। इस वाले फॉर्मूले से प्रॉफिट आ जाएगा 15 into 37.7 over 100। प्रॉफिट आ जाएगा। एक में प्रॉफिट 15 into 37.7 divided by 100, 5.655। अब ये सेलिंग प्राइस आ गई है ना। व्हाट? उसे कॉस्ट नहीं, पड़ी है प्रॉफिट आ 37। गया। हाँ, प्रॉफिट आ गया है। या तो अभी भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। इसमें ये प्लस कर दे। इसमें p प्लस करूं? हाँ, इसमें p प्लस करूं? ठीक बता रही हो, वेरी गुड। हाँ हाँ,
इसमें 37.7 प्लस कर दें तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। Very good. That is not the cost price, that is the selling price. हाँ मतलब हमें सेलिंग ही चाहिए ना, Yeah, तो yeah. सेलिंग Very good, very good. Very good. Okay जी, अरफा मैडम पास हो गई है मैथ्स के पेपर में। She scored A star. Very good, Alpha. Very good. 5.6. 5. So the cost price is the cost price means what she charges. कि उसे कितना चार्ज करना चाहिए अपने दोस्तों को लूटने के लिए। तो वो चीज बना रही है 37.7, वो कहे जी कि मैं बेच रही हूँ 43.355, तब जाकर वो 15% का प्रॉफिट कमाए। ठीक है, अब एक तरीका तो ये था, एक जरा जनरल जो तरीका यहाँ पे वो करने थे, हर मेंटालिटी से चीज होनी चाहिए आपके साथ। आप अगर देखिए उसकी जो कॉस्ट प्राइस एक रिंग की बन रही थी वो 37.7 बन रही थी, उसे कितना प्रॉफिट कमाना था 15%, तो 15% का इंक्रीज दे दे 37.7 को, मींस 115% आप फाइन कर लें 37.7 का, तो आंसर आ जाएगा, दैट इज द सेम 43.35। इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, सो इन टू स्टेप्स यू विल गेट द आंसर, एंड इस तरह भी हो सकता है, जो भी आपको चीज सही लगे यू कैन यूज द मेथड। गॉट इट? 15% का उसने प्रॉफिट कमाना था, उसे पता है मुझे कॉस्ट प्राइस पड़ी है 37.7 की, तो मैंने उसमें 15% प्रॉफिट कमाना है, तो 15% प्रॉफिट का मतलब है इंक्रीज 15% का, तो 115% ऑफ 37.7 निकालें, यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी, ये भी हो सकता है। ओके, a shopkeeper buys 400 items for itne pounds to sell in the shop. He sells 220 of these items at itne each. Okay. 220 आइटम उसने इतने पाउंड की बेची, तो 220 आइटम्स की हम टोटल जरा सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। 220 आइटम्स कितने बनेंगे? 220 into 2.4। ठीक है, सो 220 into 2.4 कितना बनेगा? दैट इज 528। ठीक है, ये 528 पाउंड्स आया जो 220 आइटम्स उसने बेची, 400 में 220 उसने बेच दी। He then reduces the selling price of each item to 1.6। उसने जी प्राइस रिड्यूस कर दी, 2.4 की जगह 1.6 कर दी, एंड सेल 140 आइटम्स एट दिस प्राइस। ठीक है जी, अब 140 आइटम्स जो उसने फर्दर बेची, उसकी क्या प्राइस उसने निकाली? 140 into 1.6, तो हमें टोटल इनकी प्राइस पता चल जाएगी 1.6, दैट इज 224। मतलब 224 इसने 140 आइटम फर्दर बेच के कमा लिया। Finally, he sells all the remaining item at 0.55 each. अच्छा, रयान, are you in class? नहीं है, वो चला गया। ओके ओके, ज़ारा आप बता दो, ज़ारा रिमेनिंग आइटम्स कितनी रह गई हैं? हेलो, रिदा आप बता दो, हाउ मच इज द रिमेनिंग आइटम्स? Sir, 80. जी, मुझे कुछ समझ नहीं आई, क्या बोला? 80. 80 कैसे पता चला? सर माइनस कर दिया हमने 220 से 140 को। व्हाट? नो नो, टोटल प्राइस नहीं ना यार, 400 थे ना टोटल, 220 तो उसने वैसे बेच दिए और फिर 140 उसने बेच दिए, ये दो माइनस करने, तो 40 बचते हैं। बात समझ में आई है यार? देखो 220 उसने पहले बेच दिए, फिर 140 यहाँ पे बेचे इस प्राइस में, और रिमेनिंग आइटम्स उसने 0.55 की बेची। तो रिमेनिंग आइटम्स की देखते हैं क्या प्राइस होगी। 40 टाइम्स 0.55, दैट इज 22। ओके जी, कैलकुलेट द परसेंटेज प्रॉफिट नाउ।
It's very simple now. You're getting the selling price, add all of them. Okay, add all of them, you will get the selling price 528 plus 224 plus 22. So it's 774. Cost price uski ye thi. That is 360. Profit kya hoga? 774 minus 360. 414. Profit percentage 414 divided by cost price multiply by 100%. So it's 414 divided by 360 times 100%. That is 115%. Yeah, answer.